आप सबको खुश आमदीद कहते हैं जनाब। एक हस्ती मुस्कुराती और खूबसूरत सी सुबह के साथ मैं हूं मुनीबा आसिफ। नया दिन है, नई सुबह है और नए हफ्ते का आगाज भी हो चुका है। दुआ है और हमेशा मेरी उम्मीद भी होती है कि जनाब आप सब लोग जहां कहीं होंगे ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। कल छुट्टी का दिन था, खूब आप लोगों ने छुट्टी पे कई प्लान्स किए होंगे, खूब हल्ला गुल्ला भी किया होगा। फैमिली मीटअप्स होते हैं बहुत सारे, बच्चों के साथ हम लोग सैर सपाटे के लिए भी जाते हैं, इंजॉय करते हैं। लेकिन अक्सर जो हमारे आजकल के वीकेंड्स हैं बहुत ज़्यादा मसरूफ़ गुजरते ही जा रहे हैं। एक तो वीकेंड होता है, घर वालों के साथ जनाब हमने टाइम गुजारना होता है, काफ़ी पेंडिंग काम होते हैं जो हमने वीकेंड पे ख़ास तौर पर करने होते हैं। दूसरा ये शादी सीज़न भी है, शादियां भी बहुत ज़्यादा आती होंगी। तो मैं भी एक शादी पे मसरूफ़ थी और मेरी तरह बहुत से लोग हैं जो अभी हमें देख रहे होंगे जनाब, वो भी शादियां खा रहे होंगे, मतलब मज़े के उन्होंने शादी के खाने भी खाए होंगे। लेकिन उसमें भी हमें एहतियात बरतनी चाहिए। छुट्टी को हमेशा अच्छे अंदाज में, जिस तरह मैं बोलती हूँ जनाब, अच्छे अंदाज में, भरपूर अंदाज में हमें मनाना चाहिए। घर वालों को टाइम दे, बच्चों को टाइम दे, उनको बाहर लेके जाएं, घर वालों को बाहर लेके जाएं, डिनर्स पे उनको लेके जाएं, ताकि आपका और उनका एक जो क्वालिटी टाइम है जो मिस होता जा रहा है हमारा, वो ज़्यादा से ज़्यादा हम उनके साथ गुजार सके। क्योंकि पूरा हफ्ता हम एक ही रूटीन में काम कर रहे होते हैं। सुबह उठते हैं, ऑफिस जाते हैं, घर आते हैं, काम करते रहते हैं और उसके बाद सो जाते हैं। और पूरा हफ्ता 6 दिन हम लोग यही रूटीन के साथ अपनी ज़िंदगी जो है वो गुजार रहे होते हैं। और एक दौड़ में हम लोग शामिल हो जाते हैं और एक बस काम ही हमारा चल रहा होता है। तो जब एक दिन हमारा निकलता है, ख़ासतौर पर छुट्टी वाला दिन, उसको ज़िंदगी को मुख्तलिफ तरीक़ों से, मुख्तलिफ अंदाज से हमें गुजारना चाहिए जब हम वापस आएँ, ताकि अपनी रूटीन में और नए हफ्ते का जब आगाज़ करें तो हमारा जनाब जो एनर्जी लेवल है, हमारी जो एक्साइटमेंट है और हमारी जो एक जोश और जज्बा होता है वो दोबारा से बहाल हो जाए और हम अच्छे तरीके से अगले आने वाले हफ्ते को भी खुश आमदीद कहें, वेलकम कहें। और जितने नए टास्क हमारे होते हैं, नया अज़्म जो हमारा होता है या नए काम जो हमने करने होते हैं नए हफ्ते में, उनको अच्छे तरीके से भरपूर अंदाज से गुजार सकें और कर भी सकें। तो उम्मीद करती हूँ कि जनाब आपका पिछला जो हफ्ता है वो बहुत ज़्यादा अच्छा गुजरा होगा, खूब आप लोगों ने इंजॉय भी किया होगा। तो इस हफ्ते का भी आगाज़ अच्छे तरीके से करिएगा। बहुत से लोगों का जागो लाहौर के साथ आगाज़ हो गया होगा और मेरा भी हो चुका है। तो उम्मीद है कि ये वाला हफ्ता भी हमारा इंशाल्लाह अच्छा ही गुजरेगा। जनाब सेगमेंट है हमारा सेहत और फिटनेस के हवाले से, जिसमें हम बात करेंगे सेहत और मुख्तलिफ किस्म के मसाइल के। तो जनाब जैसे जैसे मौसम बदलता जा रहा है, हमें मुख्तलिफ किस्म के इन्फेक्शंस का सामना करना पड़ता है। नाक का बंद होना, सर दर्द रहना, खांसी जुकाम, गले में खराश वगैरह, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉमन होती जा रही है। इसके अलावा मौसमी तब्दीली के साथ साथ जिस चीज़ का सामना हमें ज़्यादा करना पड़ रहा है वो है एलर्जी का। क्योंकि स्मॉग और फ़ज़ाई आलूदगी की वजह से सांस और फेफड़ों के साथ साथ नाक, कान, गले एलर्जी के मसाइल भी बढ़ते जा रहे हैं। और हमारी जो मौजूदा मसनूई ज़िंदगी है, जिसमें हम लोग बंद घरों में रहते हैं, गैर रोशन है, तारीक कमरे हैं, हमारे बहुत कंजस्टेड एरियाज़ होते हैं, कारपेट वगैरह हमारे घर में बिछे हुए होते हैं, मशरूबात का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, दूसरा परफ्यूम्स का भी, इनकी वजह से भी कहते हैं कि एलर्जी हो जाती है। इसके अलावा हमारी जो गैर मुतवाज़न ग़िज़ा भी है, उसकी भी बढ़ने की वजह है कि हमारी एलर्जी के मसाइल बढ़ते ही जा रहे हैं। तो गले की ख़राबी और छींकों की वजह से पैदा होने वाली एलर्जी कई दफ़ा ख़तरनाक बीमारियों की वजह भी बन सकती है। तो हमारे यहाँ इन बीमारियों को ज़्यादा संजीदगी से नहीं लिया जाता है, जो बिगड़ते बिगड़ते बड़ी बीमारियों की सूरत इख्तियार कर जाती है, जैसे खांसी और गला ख़राब रहना दमे में भी बदल सकता है और इसके ख़तरनाक नताइज भी सामने आ सकते हैं। तो सीजनल बीमारियों से कैसे बचा जा सकता है, एलर्जी की कितनी इकसाम होती है, उनको किस तरह जनाब डायग्नोज किया जा सकता है और उसके बाद किस तरह इसका ट्रीटमेंट हो सकता है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं एसोसिएट प्रोफेसर हैं डॉक्टर फराह सादिक हैं, मेडिसिन एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर फराह आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। डॉक्टर फराह, जैसे ही सीज़न चेंज होता है तो बहुत सी सीजनल बीमारियां भी हमें लाहक होना शुरू हो जाती हैं, वायरल इन्फेक्शन होना शुरू हो जाते हैं। एलर्जी के हवाले से आज हम बात करेंगे, कितने इकसाम की एलर्जीज होती हैं और किन किन से हो सकती है? आप जिस तरह बदलते हुए मौसम के हिसाब से हम बात करें तो आपको पता है कि इस मौसम में एक तो फॉग और दूसरा स्मोक, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा है। गाड़ियों का जो धुआं,
बहुत ज़्यादा हो गया है, और इसके अलावा जो ईंटों के भट्टे हैं हाँ जी। वहाँ से भी बहुत ज़्यादा धुआं, यानी आलूदगी जो है वो बहुत ज़्यादा हो चुकी हुई है। तो इस वजह से इस मौसम में बहुत ज़्यादा हमें देखना पड़ता है कि मरीज़ हमारे पास आते हैं ओके। और उनको जो ज़्यादा वो कंप्लेंट करते हैं वो यही कंप्लेंट करते हैं कि गले में खराश, दर्द, छींकें और बुखार। ठीक है, तो इस मौसम में आपको पता है एयर क्वालिटी इंडेक्स अभी मैं देख रही थी कि वो हमारा जो है वो ख़राब होता ही चला जा रहा है, और लाहौर जो है वो दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में से एक हाँ जी वो शहर है। तो ये सारी चीज़ें ज़ाहिर है कि जब हम ब्रीथ करते हैं, हम सांस लेते हैं अपने अंदर, तो ये सारी चीज़ें हमारी नाक से होती हुई, हमारे गले से होती हुई हमारे फेफड़ों में जाती हैं। और ये ज़ाहिर है कि इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा डैमेजिंग होते हैं फॉर आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी जो हमारे लंग्स हैं उनके लिए। और उसकी वजह से जो है वो एलर्जी की जो होती हैं शिकायत हमें मिलती हैं। तो शुरू तो इस चीज़ से होती है कि नाक का बहना, छींकें, और उसके बाद गला ख़राब होता है। लेकिन जो बहुत ज़्यादा छोटे बच्चे या बूढ़े लोग या वो लोग जो मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हैं, जिनकी कुव्वत मुदाफ़ियत पहले ही बहुत कमज़ोर है, तो उनको जो है ये फिर बिगड़ते बिगड़ते निमोनिया का वो शिकार भी हो सकते हैं, जिसकी वजह से खुदा ना खास्ता फिर अम्बात की जो शरह है वो भी बहुत ज़्यादा जो है वो बढ़ सकती है। अच्छा, ये इसी मौसम में क्यों इतनी ज़्यादा एलर्जी होती है? मतलब जैसे ही ट्रांजिशन पीरियड होता है तो उसी में एलर्जीज होना शुरू हो जाती हैं। इस मौसम में आपको पता है पहले जब फिजा हमारी इतनी आलूदा नहीं थी तो धुंध हुआ करती थी, अब धुंध के साथ आलूदगी भी मिल गई है। हाँ जी। यानी जो गाड़ियां हैं, आबादी के बढ़ने की वजह से गाड़ियां जो हैं उनकी जो तादाद है वो बहुत ज़्यादा सड़कों पर अगर आप देखें, रक्शे, गाड़ियाँ, ये सारी चीज़ें इतनी हो चुकी हुई हैं कि कंजेशन रोड्स के ऊपर बेहद ज़्यादा है। मिट्टी, धूल, गाड़ियों का धुआं, फैक्ट्रीज का धुआं, यूं आबादी बढ़ रही है तो आलूदगी भी बढ़ रही है, और फॉग के साथ मिलके फिर ये स्मॉग बन जाती है। अच्छा। तो इसलिए इस मौसम के अंदर जो चेंजिंग वेदर है आपका, उसमें ये एलर्जीज की शरह जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। सही। सेकंड जो इसकी पीक आती है वो मार्च में आती है, जब पोलन्स का सीजन होता है, यानी जब फूल वगैरह निकलते हैं तो उनमें आपको पता है पीले पीले ज़रात होते हैं। वो जब फिजा में उड़ते हैं तो कुछ लोग जो होते हैं वो उनको सेंसिटिव होते हैं। तो उस सीजन में भी फिर एक पीक आती है। तो ये दो सीजन हैं मेनली जिसमें कि एलर्जीज की जो पीक है वो हमें नजर आती है। अच्छा, इसके अलावा कौन कौन से कॉजेज हो सकते हैं जिसकी वजह से एलर्जी कॉज हो सकती है, या किसी को उसकी वजह से उसमें आपके आ जाती है? जी बिल्कुल, उसमें आपके पालतू जानवर आ जाते हैं। कुछ लोगों को मतलब पेट्स से एलर्जी होती है, जिसमें कि आपके बर्ड्स आ जाते हैं, कैट्स आ जाती हैं, मुर्गियां आ जाती हैं। अच्छा। और इसके अलावा ये कारपेट्स जो होते हैं वो उनसे एलर्जी होती है, कुछ लोगों को परफ्यूम से एलर्जी होती हैं। तो ये बहुत सी इसकी जो है ना वो रीजंस हैं। तो इसकी रीजंस जो हैं वो मेरा ख्याल है कि बेशुमार हैं, जो कि हम मुख्तलिफ लोगों में मुख्तलिफ वेराइटीज़ होती हैं। यानी कि अगर किसी शख्स को परफ्यूम से एलर्जी है तो दूसरे शख्स को धूल या मिट्टी से एलर्जी होगी, तीसरे को जो है वो हो सकता है पोलन से एलर्जी होगी। लेकिन इवन नॉर्मल बंदे के अंदर भी जिसको किसी किस्म की एलर्जी नहीं है, जब वो इस आलूदा फिजा में सांस लेगा तो उसको डेफिनेटली चांसेस इस चीज़ के बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि इन्फेक्शन हो जाए। कुव्वत मुदाफ़ियत कम होती है और उसको फाइट करना पड़ता है। ये जो फॉरेन पार्टिकल्स या जो मिट्टी या धूल के ज़रात अंदर आपकी सांस की नाली में जाते हैं, ये उसको आपकी बॉडी रिकग्नाइज करती है कि ये कोई बाहर की चीज़ है, ये कोई डैमेज करने वाली चीज़ है। तो अल्लाह ने हमारी बॉडी में एक ऐसा निज़ाम बनाया हुआ है कि जैसे ही कोई ऐसी चीज़ एंटर होती है बॉडी के अंदर, तो आपके जो सारे कुव्वत मुदाफ़ियत के अवामिल होते हैं वो हरकत में आ जाए। तो जब वो एक फाइट शुरू होती है तो उस फाइट के नतीजे में बहुत सी रतूबतें जो हैं वो खारिज होती हैं, और वो रतूबतें जो हैं वो फिर हमें छींकें लाती हैं, जो बेसिकली एक दिफाई निज़ाम। अच्छा। क्योंकि अगर वो छींक नहीं आएगी तो वो पार्टिकल्स फिर अंदर ही रहेंगे। हाँ। नाक का बहना, ताकि सिक्रीशन ज्यादा हो उसको वॉश आउट करें। सही। खांसी का आना, ताकि वो जो चीज है वो बाहर आ जाए खांसी के जरिए। वो एक अटेम्प्ट है आपकी बॉडी के दिफाई निज़ाम की कि वो उसको बाहर निकाला जाए। तो ये जरूरी नहीं, एलर्जी वाले लोग ज्यादा हिट होते हैं, बट नॉर्मल लोग भी इससे हिट होते हैं इतनी आलूदा फिजा में। अच्छा, जिस तरह डॉक्टर फरीह मैं बात करी थी कि हम लोग इनको संजीदा नहीं लेते हैं, छोटे छोटे सी एलर्जीज होती हैं, हमें वायरल इन्फेक्शन होते हैं तो हम एंटीबायोटिक खा लेते हैं, किसी से पूछे बगैर भी खा लेते हैं, और वो वक्तन तो टेम्परेरीली तो हमें उससे छुटकारा हासिल हो जाता है, लेकिन ये
मतलब दमे की तरफ भी हम लोग जा रहे होते हैं, इस तरह के जो मेजर इश्यूज भी हमें हो सकते हैं? बिल्कुल ऐसा होता है। जो एलर्जी प्रोन इंडिविजुअल्स होते हैं उसमें स्टार्ट इसी तरह ही होता है कि शुरू आपके जो है वो फ्लू से, यानी फ्लू का मतलब जो आम नज़ला ज़ुकाम होता है कि नाक बहती है, छींकें आती हैं, अच्छा, गले में थोड़ी सी खराश होती है, लेकिन अगर आप उस पॉइंट के ऊपर उसको ट्रीट नहीं करेंगे तो वो फिर इन्फेक्शन या जो भी आपके फॉरेन पार्टिकल्स हैं वो फिर नीचे लंग्स में चले जाएंगे। लंग्स के अंदर जो आपकी सांस की नालियां हैं उनका जो एक रिस्पॉन्स होता है टुवर्ड्स दैट फॉरेन पार्टिकल या जो डैमेजिंग पार्टिकल है वो ये होता है कि वो सिकुड़ जाती हैं। और वो सिकुड़ती इसलिए हैं कि ताकि वो अंदर मजीद आगे ना जाए, लेकिन उस सिकुड़ने की वजह से जाहिर है उसको सांस में दुश्वारी आएगी। जब वो सांस लेगा तो सीटियां बजेंगी, जो कि टिपिकल एक अलामत है दमे की। तो इसलिए ये सारी चीजें एक तरफ तो आपको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती हैं, लेकिन वो प्रोटेक्शन में जब ज्यादा हो जाती हैं यानी ज्यादा एक्ट करती हैं, जिसमें कि सांस की नालियों का सिकुड़ना, खांसी का आना, ये सारी चीजें बेसिकली आपको प्रोटेक्ट करने के लिए, लेकिन जब ज्यादा होंगी तो वो आपको तंग करेंगी। जैसे सांस की नाली जब सिकुड़ेगी तो आपको सांस लेने में दुश्वारी पेश आएगी, तो और आपके सीने में जकड़न महसूस होगी। तो वो एक मरीज के लिए जो है वो बहुत ही एक नाखुशगवार सूरत हाल होती है। और फिर उसमें उसको फिर ये कि इनहेलर्स वगैरह का यूज करना पड़ता है। फिर इसके अलावा नेबुलाइजर्स होते हैं, ये भी एक टर्म बड़ी अब कॉमनली सब लोगों को पता है और काफी लोगों ने तो घरों में रखे हुए exactly, तो ये मिल जाता है। छोटा सा नेबुलाइजर जो है वो 2500 to 3000 का मिल जाता है। तो मैं तो ये रिकमेंड करूंगी कि जो एलर्जी प्रोन इंडिविजुअल्स हैं जिनको ये चेंजिंग वेदर के साथ ये प्रॉब्लम होता है, उनको चाहिए कि वो घर में एक नेबुलाइजर जो है वो जरूर रखें, क्योंकि उसके थ्रू जो मेडिसिन जाएगी, और वो मेडिसिन किस लिए होती है, वो सांस की नालियों को खोलने के लिए होती है ताकि आराम से आपको सांस आए, तो वो बेस्ट होती है। मतलब उसके साथ जो मेडिसिन की डिलीवरी होती है यानी दवाई जो अंदर जाती है वो तकरीबन काफी उसकी शरह होती है बनिस्बत इनहेलर के। इनहेलर में ये होता है कि काफी ज्यादा दवाई जो है वो आपके मुंह में ही जाया हो जाती है। सही। तो ये नेबुलाइजर जो है वो ज्यादा बेहतर है एज कम्पेयर टू इनहेलर। लेकिन जाहिर है कि जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए फिर हम इनहेलर सजेस्ट करते हैं। अच्छा, फिर एहतियाती तदबीर क्या क्या हमें अपनानी चाहिए इस सीजन से पहले? फिर किस तरह की, मतलब जो नॉर्मल हैं, जो सेहतमंद लोग हैं, वो भी इस चीज़ से बहुत ज़्यादा इफेक्ट होते हैं, उनको क्या कहेंगे कि वो किस तरह के प्रिकॉशनरी मेजर्स लें? और जो ऑलरेडी एलर्जी प्रोन हैं या जिन लोगों को दमा का प्रॉब्लम है, सांस का प्रॉब्लम है, उन्हें किस तरह की प्रिकॉशनरी मेजर्स लें? अच्छा, ये दोनों किस्म के जो इंडिविजुअल्स आपने बताए ना, इनको एक तो पहली बात तो ये है कि इतने आलूदा माहौल में मास्क, जैसे कि आप भी अभी बता रही थी, मैं देख रही थी आपका प्रोग्राम, मास्क का यूज करना और इसके अलावा आंखों पे गॉगल्स वगैरह अगर आप लगाएं, क्योंकि एलर्जी जो है वो जब नोज को कर रही है इन्वॉल्व, आंखों को भी करेगी। ये सारे कनेक्टेड है ना, आपके कान, आपकी नाक, आपकी आंखें, दे आर कनेक्टेड। मतलब अगर एक चीज का हो रही है एलर्जी तो वो आंखों को भी हिट करेगी, वो भी लाल हो सकती हैं, उनमें खारिश हो सकती है, पानी बह सकता है, ड्राई आईज बहुत ज्यादा होना शुरू हो जाती है, कंजक्टिवाइटिस इसको कहते हैं हम, आशोबे चश्म या जिस तरह से कानों का। तो एक तो मास्क और गॉगल्स का यूज करें, और दूसरा ये है कि जो एलर्जी प्रोन इंडिविजुअल्स हैं यानी जिनको एलर्जी होती है इस सीजन के अंदर, और जो बूढ़े लोग हैं या जो बच्चे हैं या जिनकी कुव्वत मुदाफियत कमजोर है, जैसे कि शुगर के मरीज हैं या खुदा ना खास्ता किसी को और कोई लंबी कोई बीमारी चल रही है, उनको फ्लू की वैक्सीनेशन जो है वो ईयरली करवा लेनी चाहिए। वो एक ईयर के लिए इफेक्टिव होती है, तो वो काफी हद तक महफूज होती है। दूसरे नंबर पे ये है कि अपनी डाइट का आप जरूर, डाइट जो है वो हर जगह ही बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब कोई भी चीजों में डाइट को बीच में ले आती हूँ क्योंकि दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बैलेंस्ड डाइट, हेल्दी डाइट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी हाइड्रेशन, अच्छा वो क्यों इंपॉर्टेंट है? वो उसकी वजह ये है कि जो ये यूजुअली जो होते हैं ये वायरसेस होते हैं, बैक्टीरिया भी हो सकता है, लेकिन यूजुअली वायरसेस जो हैं वो आजकल ज्यादा वायरल इन्फेक्शन हो रहा है, तो उसमें कोई ऐसी एंटीवायरल नहीं है कि जो कि हम आपको दें। ठीक है, कोई ऐसी दवाई नहीं है जो कि वायरसेस के लिए बने, क्योंकि वायरसेस बहुत तेजी के साथ अपने आप को बदलते हैं, अपनी साख्त जो है, जिस तरह कोरोना के दिनों में हमें जी बिल्कुल बिल्कुल कोरोना की इतनी टाइप्स आ गई कि मतलब आप कोई दवाई पे फिक्स रह ही नहीं सकते। आप एक दवाई बनाते हैं, उसको वो रेजिस्टेंस आ जाती है, फिर दूसरी बनाते हैं, तो इसमें सिर्फ आपकी कुव्वत मुदाफियत ही है जो आपका साथ दे सकती है। यानी आपने खुद लड़ना है, आपकी बॉडी ने खुद लड़ना है। तो वो आपकी बॉडी जो है वो उससे किस तरह लड़ेगी? जब आपकी डाइट अच्छी होगी, जिसमें हाई प्रोटीन डाइट। हाई प्रोटीन डाइट जो होती है उसमें क्या चीजें आ जाती हैं? आपके अंडे आ जाते हैं, आपका गोश्त आ जाता है जिसमें मुर्गी का गोश्त है, आपका बीफ है, आपका मटन है, आपकी दालें हैं, ये सारी चीजें। ठीक है, ये और इसके साथ साथ बाकी चीजों को भी इग्नोर नहीं करना, जैसे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, क्योंकि डाइट शुड बी बैलेंस्ड।
ये नहीं कि सिर्फ प्रोटीन्स ही लिए जा रहे हैं, आपको विटामिन्स भी चाहिए। और हाइड्रेशन, पानी, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यानी पानी का इस्तेमाल जो है वो आप ज़्यादा करें, जो कि हर लिहाज से जो है ना वो आपको अच्छा रखता है, आपकी बॉडी को हेल्दी रखता है। यू नीड वाटर इवन इन दिस सीजन। अक्सर हमारे जो लोग हैं वो समझते हैं कि सर्दियों में शायद पानी जो है वो हमें नहीं पीना चाहिए। ज़ाहिर है उसकी ज़रूरत गर्मियों की निस्बत तो कम हो जाती है, लेकिन वो ज़रूर पीना चाहिए। बहुत से लोग कहते हैं हमें खानों में भी कोई ऐसी चीज़ें मिली हुई होती हैं उनसे भी हमें एलर्जी हो जाती है। बिल्कुल हो जाती है। वो जो चीज़ें हैं उसमें कुछ लोगों को जो है शेलफिश वगैरह से हो जाती है, लेकिन चूंकि हमारे यहाँ कुछ लोगों को पीनट से एलर्जी हो जाती है, कुछ को अंडों से एलर्जी होती है। तो वो जो एलर्जी होती है, जो फूड की एलर्जी होती है, वो इस तरह से प्रेजेंट नहीं करती। उसमें ये कि आपके पेट में दर्द, पतले पखाने आपको शुरू हो जाएंगे। उसमें ये सांस की बीमारियां नहीं होंगी। आजकल जो एलर्जीज है ना, जो अगर हम इस बदलते हुए सीजन के हवाले से बात करें तो उसमें ज्यादा जो एलर्जीज हैं वो आपके ये ब्रीदिंग सिस्टम को, रेस्पिरेटरी सिस्टम इसको इफेक्ट कर रही हैं। तो उस हवाले से अगर हम बात करें तो उसमें मतवाजन ग़िज़ा, मास्क और गॉगल्स का इस्तेमाल, और इसके अलावा फ्लू की वैक्सीन वो अगर करवा ली जाए सीजनल, तो काफी हद तक आपकी बचत हो सकती है। अच्छा, फ्लू की वैक्सीन फिर इस सीजन से पहले करानी चाहिए या मिड ऑफ द सीजन भी करा सकते हैं? बिल्कुल मिड ऑफ सीजन भी करवा सकते हैं। मतलब जितना भी जैसे ही आपको इस चीज का पता चलता है आप यू कैन गो फॉर दैट, आप करवा लें। एटलीस्ट ना करवाने से बेहतर है कि आप करवा लें, स्पेशली वो लोग जिनकी कुव्वत मुदाफ़ियत वीक है, जैसे कि बच्चे, हाँ जी, बूढ़े, और वो लोग जिनको कोई ना कोई बीमारी है, कोई लॉन्ग स्टैंडिंग इलनेस का वो आगे ही शिकार है। तो उनको जब भी पता चलता है, इवन अगर आज पता चल रहा है, तो वो आज ही इसको करवाएं। और वो कहीं से भी जाके फ्री ऑफ कॉस्ट, मेरे ख्याल से वो किसी भी हॉस्पिटल से जाके करवा सकते हैं, या थोड़े बहुत अगर पैसे लग भी रहे हैं तो आपकी सेहत तो अच्छी रह रही है ना, तो उसमें क्या जाता है। अच्छा, हम लोग बेजा जो एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करते हैं उनकी वजह से कितनी रेजिस्टेंस पैदा हो जाती है, और ये जो वायरल इन्फेक्शन है इनका हम ज़्यादा शिकार हो जाते हैं। अच्छा, एंटीबायोटिक्स जो है ना वो अगर हम बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे और इन्फेक्शन वायरल है तो उस सूरत में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस पैदा हो जाती है। यानी वो जरसूमा जो है वो उस एंटीबायोटिक को, चूंकि वो उसके लिए एंटीबायोटिक बनी नहीं है ही नहीं है, और आप एंटीबायोटिक ले रहे हैं, तो आपकी बॉडी उसकी यूज्ड टू हो गई है, यानी वो उसकी आदी हो गई है। अब जब आपको वो एंटीबायोटिक वाकई चाहिए होगी, यानी आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा, तो वो एंटीबायोटिक उस वक्त मौसर नहीं होगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि आपको कैसे पता चले कि ये वायरल इन्फेक्शन है या बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। उसका जवाब ये है कि आप अपने डॉक्टर के पास, ठीक है, अगर आपको बुखार हो रहा है, जिसम में दर्दें हो रही हैं और बुखार काफ़ी तेज़ है, तो ये यूजुअली जो है वायरल इन्फेक्शन की अलामत होती है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन के अंदर दर्दें बहुत ज़्यादा नहीं होती हैं। अच्छा, और बुखार भी जो है वो रिस्पॉन्ड कर जाते हैं, आम जो पैनाडोल वगैरह है, जबकि वायरल इन्फेक्शन में यूजुअली ऐसा नहीं होता। 102, 103, 104 बुखार होता है और बहुत हाई ग्रेड होता है, और वो पैनाडोल को भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा होता। तो ऐसी सूरत में, और बल्कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन की सूरत में, दोनों सूरतों में आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। उसमें डॉक्टर कुछ टेस्ट एडवाइस करता है, जिसमें कंप्लीट ब्लड काउंट एक टेस्ट है, और उसमें वो ये देखता है कि सफ़ेद खलिए वो बढ़े हैं या नहीं बढ़े। अच्छा। सफ़ेद खलिए वो खलिए होते हैं आपके खून में जो कि लड़ते हैं बैक्टीरिया से, बैक्टीरिया से लड़ते हैं। तो अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा तो वो बढ़े हुए होंगे, तो वो डॉक्टर देखता है, ज़ाहिर है मरीज ने नहीं देखने। तो वो अगर बढ़े हुए होंगे तो ही वो एंटीबायोटिक जो है वो प्रेस्क्राइब करेगा। और इसके अलावा एक और टेस्ट भी किया जाता है टू सी कि ये बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन है। सफ़ेद खलियों के अलावा उसमें आपका ब्लड का सैंपल लिया जाता है, और उसको बाकायदा तौर पे हम उसके अंदर उस जरसूमे को ग्रो करते हैं, उसको खुराक दी जाती है कि वो फ्लरिश करे, वो फले फूले, और उसके बाद उसके ऊपर डिफरेंट एंटीबायोटिक्स डाली जाती हैं कि किस एंटीबायोटिक से ये बैक्टीरिया मर रहा है। और फिर अकॉर्डिंगली जो है ना कि ये बैक्टीरिया इस एंटीबायोटिक से मर रहा है, वही एंटीबायोटिक जो है वो मरीज को दी जाए, और बेजा कोई और एंटीबायोटिक जिसके लिए वो जरसूमा जिससे वो है ही नहीं, इफेक्ट नहीं हो रहा, वो नहीं दी जाती। तो इसलिए डॉक्टर के पास जाना जो है वो बहुत ज़रूरी है। और अगर आपके सफ़ेद खलिए नहीं बढ़े हुए या कल्चर की रिपोर्ट आपकी नेगेटिव आ रही है, तो 5-6 दिनों में ये वायरल इन्फेक्शन जो है वो खुद ब खुद ठीक हो जाता है। और उसमें हम अलामाती इलाज करते हैं, यानी कि पैनाडोल जो कि बुखार और दर्दों के लिए होता है, और इसके अलावा आपकी हाइड्रेशन, क्योंकि बुखार जब उतरता है तो पसीना के साथ पानी बहुत ज़्यादा लूज़ हो रहा होता है, मिनरल्स लूज़ हो रहे होते हैं, तो ORS और पानी का इस्तेमाल। अच्छा, लेकिन बहुत से जो GP होते हैं, जनरल फिजिशियंस होते हैं, वो भी वायरल इन्फेक्शन में लोग क्योंकि बहुत ज़्यादा इंसिस्ट करते हैं कि हमें दवाई ही खानी है तभी हम ठीक होंगे, तो वो लोग भी एंटीबायोटिक्स लिख देते हैं उनके फोर्स करने पे। तो ये भी एक प्रैक्टिस है हमारे यहाँ पर। ये इसको कंडेम करना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। और मैं यही आपके प्रोग्राम के हवाले से ये जो हमारे नाजरीन हैं उनको मैं पैगाम देना चाहती हूँ
कि प्लीज़ आप स्पेशलिस्ट के पास जाएं, ठीक है। आप मेडिकल स्पेशलिस्ट के पास जाएं, ठीक है उसकी फ़ीस थोड़ी ज़्यादा है या वो इतना ज़्यादा आप जल्दी अवेलेबल शायद ना हो, लेकिन अपनी हेल्थ पर आप जो है ना वो कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। हम इतनी चीज़ों के ऊपर पैसे जो है वो ज़ाया कर रहे होते हैं, और ये हमारी हेल्थ है, ये हमारी बॉडी है, ये हमारी बॉडी है जिसने हमें लेके चलना है टिल आवर लास्ट ब्रेथ। हमें इसको कॉम्प्रोमाइज़ 500 या 1000 की खातर जो है हम चले जाते हैं कि जनरल प्रैक्टिशनर के पास चले जाते हैं, और उसको फिर हम फरमाइशें करते हैं कि हमें ड्रिप लगा दें, हमें एंटीबायोटिक दे दें। वो हमारी फरमाइशें पूरी करता है और उसी 500-1000 में वो दवाइयाँ भी दे रहा होता है और वो ड्रिप भी लगा रहा होता है। तो हम बड़े खुश होके आ जाते हैं कि जी हमारी कंसल्टेशन भी हो गई और हमें दवाई भी फ्री में मिल गई। लेकिन वो सिर्फ एक टेम्परेरी खुशी होती है, क्योंकि वो बड़ा फिर रेजिस्टेंस पैदा हो जाती है और मरीज जो है वो ज़्यादा ख़राब हो जाता है। सो आई वुड एडवाइज यू पीपल कि आप अपनी हेल्थ पे प्लीज आप किसी और चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ कर लें, आप अपने कपड़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ कर लें, आप बाकी चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ कर लें, बट नेवर कॉम्प्रोमाइज़ ऑन योर हेल्थ, ठीक है। और खुद जो है वो आप सजेस्ट ना करें डॉक्टर को कि ये करें, क्योंकि कुछ डॉक्टर्स जो हैं वो फिर मटेरियलिस्टिक बेनिफिट्स के लिए पेशेंट्स की बात जो है वो मान लेते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। एग्जैक्टली और ये फिर आपकी सेहत के साथ खिलवाड़ हो रहा होता है कि आप लोग फोर्सफुली तो वो चीज़ करवा लेंगे, लेकिन उसका आउटकम नहीं अच्छा निकलेगा तो क्या फ़ायदा। एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर फ़राह सादिक हमारे साथ मौजूद थी। डॉक्टर फ़राह, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आई। जनाब, सीजनल डिजीज़ के हवाले से हम बात कर रहे थे कि नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, बुखार, जैसे ही ट्रांजिशन पीरियड होता है, ये मौसम चेंज होता है, तो ये बहुत सारे केसेस हमारे सामने आ जाते हैं। और ये सेगमेंट भी हमारा सेहत और फिटनेस के हवाले से था, तो सेहत पे तो हमने बात कर ली है, अब फिटनेस पे बात करेंगे कि फिट रहना भी है, जिसकी वजह से हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करता है। जितना हमारा इम्यून सिस्टम मजबूत होगा, हम ये तमाम तर जो सीजनल या वायरल इन्फेक्शंस होते हैं उनसे भी बच सकते हैं। तो रहमान अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं, फिटनेस के हवाले से उनकी तरफ चलेंगे और आज वो किस चीज़ की एक्सरसाइज करना हमें सिखाएंगे, उन्हीं से जानते हैं। जी रहमान, ओवर टू यू। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सब कैसे हैं? ठीक है, रहमान अब्बास आपका लाइफ कोच आपकी खिदमत में हाजिर है। आज के प्रोग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वैसे तो हर प्रोग्राम में इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन आज के प्रोग्राम में ये है कि डाउन शोल्डर, चेस्ट वीक है, हमने चेस्ट मसल बिल्ड नहीं करना, लेकिन हमारे कॉलर बोन फ्रंट मसल बिल्ड हो, स्ट्रॉन्ग हो, टोन अप हो। अगर ये स्ट्रॉन्ग नहीं होते, डाउन होते हैं, तो हमारे बैक पे प्रेशर आना शुरू हो जाता है। तो ये रिहैब वर्कआउट भी आप समझ लें, चाहे मेल्स हैं चाहे फीमेल्स हैं, ख़वातीन में घर में बैठ के भी कर सकते हैं। जिम में ऐसा होता है कि हमने जाना है, मशीन्स है, तो हमने मशीन्स नहीं करनी, हमने फिट रहना है लेकिन डंबल्स के साथ। तो हमने सिर्फ मसल बिल्ड नहीं करने, टोन अप करने, स्ट्रॉन्ग करने। तो आज के प्रोग्राम में फ्रंट मसल्स को हमने हिट करना है, कॉलर बोन मसल्स को, और फ्रंट चेस्ट को करना है, डाउन शोल्डर एक्सरसाइज, ये सारी एक ही फैमिली है। तो चलें, 4 एक्सरसाइज वार्म अप आपने कर लिया है। 4 एक्सरसाइज में बताऊंगा ले डाउन पोजीशन में हमें डंबल्स चाहिए, मैट चाहिए, परफेक्शन के साथ, राइट एंड रॉन्ग दोनों, इन चीज़ों का ख्याल रखना है। तो चलें, बातें भी साथ साथ चलेंगी और ट्रेनिंग में मैं बताता हूँ। फर्स्ट डंबल्स मेरे पास हैं, तो स्टार्ट करें। चलें, फर्स्ट ट्रेनिंग डंबल्स पोजीशन में अपनी सेट कर लूँ। ओके, इतने हैवी डंबल्स मैंने पकड़ लिए। ओके, फर्स्ट ट्रेनिंग, लेग क्लोज, चेस्ट टाइट, आर्म स्ट्रेट, शोल्डर लेवल। फर्स्ट फ्लाई डंबल्स, इसको आपने फ्लोर तक टच करना है। स्लो रेंज ऑफ मोशन में मैं बताता हूं ताकि आपको पता चले। ले डाउन पोजीशन में इसलिए कि आप में परफेक्शन आ जाए, मशीन की आपको आदत ना पड़े, इसमें आपका प्रॉपरली बैलेंस बनता है। डंबल्स आपने टच नहीं करने, 10 रैप्स आपने लगाना है, फ्लोर पे सिर्फ टच करना है, इस पर डिपेंड नहीं रहना। 10 रैप्स ले डाउन पोजीशन में ही 4 एक्सरसाइजेज मैं बताऊंगा, इसी पोजीशन में मैं लेटा रहूंगा ताकि बार बार जो है ना फोकस हटे ना। ओके, फ्लाई डंबल फर्स्ट एक्सरसाइज 10 रैप्स। लास्ट रैप में फ्लाई डंबल में स्ट्रेट करके 10 सेकंड आपने होल्ड करना है, इसको हम कहते हैं कंसंट्रेशन। फर्स्ट ट्रेनिंग कंसंट्रेशन, लास्ट रैप में आपने करना है, काउंट करने हैं, स्ट्रेट होल्ड, 9 8 7 6 5 4 3 2 1। फर्स्ट ट्रेनिंग डन। अब मैं इसी पोजीशन में रहूंगा सिर्फ बताने के लिए। ओके, फर्स्ट फ्लाई। नाउ सेकेंड ट्रेनिंग, उसके 3 सेट्स आपने कर लेने। सेकेंड ट्रेनिंग 90 डिग्री आर्म्स पोजीशन, एल्बोस मेरी फ्लोर पे हैं, देन स्ट्रेट अप, टच नहीं करना, ये रॉन्ग है। 1 2
3 सेट्स आपने करने। फर्स्ट स्टार्टिंग में 10 reps, देन 15, देन 20, 25 तक जाना है। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 होल्ड करना है। इसमें भी आपने होल्ड करना है, इसको हम स्टिफ मसल कंसंट्रेशन कहते हैं। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 2 exercises done, 3 sets. Now third exercise, pull over. दोनों डंबल्स को आपने क्लोज करना है, एल्बोज को आपने इनसाइड करना है, चेस्ट टाइट, कोर इनसाइड, देन थोड़े से बाजू बेंड करके फ्लोर तक टच करना है। 1, 2, 3, 4, 5, जो एंगल बता रहा हूं इसी एंगल से करना है और आपको लगेगा कि मसल प्रॉपरली हिट हो रहा है। 7, 8, 9, 10 यहां पे आपने होल्ड करना है। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 3 exercises with technique, hold and concentration के साथ। ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज सेम 3 सेट्स 3 ट्रेनिंग्स करने के बाद लास्ट एक्सरसाइज बोथ डंबल क्लोज। ओके, नाउ इसको कॉलर बोन लेवल पे लेके आना है, एल्बो साइड पे वाइड हो जाएंगी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 होल्ड करना है। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ओके, और जनाब रहमान अब्बास हमारे साथ मौजूद थे। फिटनेस के हवाले से आज उन्होंने एक्सरसाइज करना दिखाई है और सिखाई भी है, तो आप भी जरूर इसको घर पे ट्राई कीजिएगा। रहमान, आज के लिए आपका बेहद शुक्रिया। यहाँ पे छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, सेगमेंट है हमारा लाहौर की दुनिया, जिसमें हम लाहौर और लाहौरियों के मसाइल डिस्कस करते हैं। और लाहौर के मसाइल की जब भी बात की जाती है तो जनाब पब्लिक ट्रांसपोर्ट एक अहम मसला बनता ही जा रहा है। और गुज़श्ता हुकूमत के दौर में इसी मसले के पेश नज़र लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी के नाम से एक इदारा बनाया गया, जिसकी जिम्मेदारी शहरियों को सस्ती और मयारी ट्रांसपोर्ट मुहैया करना था। बुज़दार सरकार के दौर में LTC को PTC में तब्दील कर दिया गया, यानी कि पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी में तब्दील कर दिया गया। और अब लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी से पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी बने हुए 1 साल बीत चुका है। ताहाल पंजाब की सतह पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तश्कील ही नहीं दिया जा सका। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की तौसी ना होने से ऑपरेशन सर्विसेज शदीद मुतासर है और शहर ना तो नई बसेज आ सकी हैं शहर में और ना ही बंद रूट्स को बहाल किया जा सका। एक जानिब पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी के 19 रूट बंद हुए 5 साल से भी जायद का अरसा गुजर चुका है, लेकिन अभी भी एक रूट बहाल नहीं हो सका है, जिसकी वजह से लाहौरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। दूसरी जानिब हम देखते हैं कि नई इलेक्ट्रिक बसेस चलाने का मंसूबा भी ताखीर का शिकार है। महकमा ट्रांसपोर्ट ने एनुअल डेवलपमेंट प्लान के तहत 350 इलेक्ट्रिक बसेस खरीदने के लिए प्लान एक मुरतब किया था और वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही दूसरे वजीर आला हैं जिन्होंने 3 साल में इलेक्ट्रिक बसेस के लिए दूसरी बार असूली मंजूरी दे दी है। तो शहर में इलेक्ट्रिक बसेस चलाने का फैसला जो पहली दफा किया गया था वो सितंबर 2020 में किया गया था, जिसमें साबिक वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने 12 नवंबर 2020 को इलेक्ट्रिक बसेस मंगवाने के लिए भी असूली मंजूरी दे रखी थी। लेकिन ये मामला मंजूरी से आगे क्यों नहीं बढ़ रहा? 1 साल में पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी की कारकर्दगी क्या रही है?
इस पर बात करेंगे। जनाब हमारे साथ इस वक्त मौजूद है नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ है शबीर हैदर जफर हैं, और उनके साथ मौजूद हैं वाइस चेयरमैन हैं पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी के ओन सादिक साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। और आपको भी वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में, और शबीर आपको भी वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। ऑन कोई खुशखबरी लेकर आए हैं आप? लास्ट टाइम आप आए थे, आपने कहा था अगली दफा मैं आऊंगा तो साथ कुछ खुशखबरी लेकर आऊंगा, तो आज क्या खुशखबरी है आपके पास? बिल्कुल, बल्कि आपके चैनल ने भी दिखाया, हम लोग सर्वे कर रहे हैं और मोर देन जो है वो हाफ से ज्यादा जो है वो कंप्लीशन की तरफ है। और सीएम ने सर्वे का तो लास्ट टाइम भी हमने जिक्र किया लेकिन था। हाफ में अब आपको टाइम उस पीरियड भी बता रहा हूँ ना, 3 मंथ का था, जिसमें से जो है वो हाफ जो है अल्हम्दुलिल्लाह वो अपनी कंप्लीशन पे पहुंच चुका है। एक बस ट्रायल के तौर पे जो है लाहौर शहर में जो सिर्फ एक बस ट्रायल के तौर पे, मेरा वर्ड ट्रायल के तौर पे, जो कि वलेंशिया से रेलवे स्टेशन तक चलती है। इंशाल्लाह जैसे ये हमारा सर्वे कंप्लीट होगा उसमें हमें पता चलेगा कि हम एक्चुअली इको फ्रेंडली का वर्ड यूज है कि हमें कहाँ कहाँ पे इलेक्ट्रिक बसेस चल सकती हैं पंजाब में, और कहाँ कहाँ पे हम लोग हाइब्रिड पे जा सकते हैं, कहाँ कहाँ हम लोग डीजल बसेस जो कि यूरो 5 और यूरो 6 टेक्नोलॉजी अब आ गई वो भी इको फ्रेंडली बसेस में फॉल करते हैं। मतलब 3 साल बाद सिर्फ अभी तक ट्रायल के लिए एक ही बस आ देखिए अभी आपने खुद ही कहा 1 साल हुआ है पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी को, उसमें से उससे 4 पहले लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी भी तो थी ना? थी, बिल्कुल थी, लेकिन उसमें से आप ये भी देखना 4 माह दूसरी गवर्नमेंट को चले गए, हमारी सारी चीजें रुक गई, फिर दोबारा से उसको स्टार्टअप लेकिन उससे 2 साल पहले भी तो थे ना? उसमें 2 साल पहले पास थे? जी बिल्कुल थे, हमारे पास तो नहीं थे 2 साल पहले, उसमें इतना लंबा पीरियड तो हमें ना दें, लेकिन लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी में तो कुछ भी नहीं था। अच्छा। हमारी गवर्नमेंट ने उसे आके मजीद एक्सपैंड किया और उसे जो है वो ये प्रोसीजर जो है वो सारा, उसमें थोड़ा सा टाइम जो है वो अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी चीज़ें जो है वो बेहतर हो चुकी हुई हैं। और मजीद परफॉर्मेंस से रिलेटेड अगर आप बात करना चाहें तो मैं ये कहता हूँ कि हमने इस स्मोक से रिलेटेड 2.5 से 3 मंथ के अंदर हमारे इन्फोर्समेंट स्टाफ ने 17,000 के करीब जो गाड़ियां हैं धुआंधार, उन्हें ऑन द स्पॉट पकड़ के वेक्स पे पैसे सबमिट करवा के उन्हें सर्टिफाइड करवाया। इसके अलावा लाख प्लस में जो चालान है वो किए हैं उन गाड़ियों के जो लोग SOPs फॉलो नहीं कर रहे। ठीक है, अच्छा ये तो ऑन ने बता दिया शबीर कि हम काम कर रहे हैं। अब आपने पूरी कहानी हमें सुनानी है कि क्योंकि 2020 में ये फैसला किया गया था कि इलेक्ट्रिक बसेज आएंगी, उसके बाद वज़ीर आला जो थे साबिक वज़ीर आला उस्मान बुज़दार वो फैसला करके चले गए, मंजूरी असूली मंजूरी भी दे दी गई। उसके बाद अब वज़ीर आला जो पंजाब है परवेज़ इलाही ने भी मंजूरी दे दी है, तो अब एक बस चल रही है। क्या कहानी थी, मामला लटकता क्यों गया और अब सिर्फ एक पर ही आगे क्यों रुक गए? आगे भी आपको प्रोसीड होता हुआ नजर आ रहा है ये मामला? इस मामले पे अगर हम बात करें मुरीबा, तो इसको साल 2012 से हम लेते हैं कि ये लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी बनी, जब बनी थी उस वक्त से लेके आज तक 2022 है, अभी तक इस ट्रांसपोर्ट कंपनी को चलाने के लिए कोई मुखलिस आदमी नहीं नज़र आ रहा कि जो इसके लिए कोई अच्छी अपॉइंटमेंट जिसकी की जाती, कोई मेरिट पे होती, जो इसको अच्छे तरीके से चलाता। देखें साल 2012 में ये कंपनी बनी है, 5 साल का मुआहदा हुआ, 5 साल के मुआहदे के बाद 2017 आया, 2017 में इसका 3 साल का मुआहदा होता है, फिर उसके बाद उसका पूछने वाला कोई नहीं होता है। और क्या हुकूमत जो है वो क्या कर रही है, हुकूमत की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि जब मुआहदा ख़त्म हो रहा है और कंपनी बनाएगी, उसको लाखों रुपए आप तनख्वाहें दे रहे हैं अमले को, और वो आवाम की सहूलत के लिए अगर ये इकदाम नहीं कर पा रहे तो उनके लिए उनको इधर बैठाने का क्या फ़ायदा है? हाँ, पहला नंबर। दूसरा ये कि लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी थी, उसके बाद पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी, अक्टूबर 2021 में ये पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी बनी थी। तो पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी बने हुए भी 1 साल हो गया है। तो उस ट्रांसपोर्ट कंपनी का जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो दिया जाना था तश्कील, उसको 1 साल हो गया, अभी तक वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नहीं तश्कील दिया जा सका कि उसने पंजाब की सतह पर फैसले क्या करने हैं। बगैर सरबराह के इदारा चल रहा है, ये कह सकते हैं। सरबराह तो चेयरमैन और वाइस चेयरमैन आपने लगा दिए हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ये होते हैं कि उसमें आपने नॉन डिवीजन के जो पंजाब के पूरे कमिश्नर रखने, क्योंकि आपने पंजाब की सतह पर कंपनी बनाई है, पंजाब के तमाम शहरों में आपने ट्रांसपोर्ट देनी है, तो उसमें यह है कि तमाम नॉन डिवीजन के 9 कमिश्नर्स होंगे। उसके बाद DIG ट्रैफिक पुलिस होगा, उसके साथ होने थे आपके सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट और सेक्रेटरी PND और दीगर जो अदारे हैं, वो उनके सरबराहान जो हैं वो इस कमेटी का और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का हिस्सा होने हैं, जिसके लिए वो होंगे और वो फैसले करेंगे कि कौन से शहर में बस चलाने के लिए क्या क्या SOPs होने चाहिए और क्या क्या मसाइल आते हैं। और उसके वो हर शहर का जो कमिश्नर होता है, वो कमिश्नर अपने शहर का और जिस शहर में वो चलानी होती है उसका सर्वे बताता है कि हाँ जी ये सर्वे अगर आप हो रहा है तो वो उस कमेटी का हिस्सा होता है। जैसे ये कह रहे हैं कि हमारे सर्वे हो रहे हैं, 4 शहरों में बसें चलाई जानी, जिनमें लाहौर है, 5 शहरों में लाहौर, फैसलाबाद, बहावलपुर, DG खान, मियाँ वाली, और इन शहरों में अगर बसें चलाई जानी हैं तो उनके जो कमिश्नर्स हैं
डीसीज हैं वहाँ के, वो कहाँ पे हैं? उनको तो आपने लूप में नहीं लिया होगा। वो कैसे सर्वे हो रहा है, कौन सी कंपनी किसको उधर रिपोर्ट कर रही है मुतलका ज़िले में। मुतलका ज़िले में अगर आपने फॉर एग्जाम्पल फैसलाबाद में करना है तो फैसलाबाद का डिवीजनल कमिश्नर अगर आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या पैनल में है ही नहीं है, पैनल में है ही नहीं है, वो किसको रिपोर्ट उधर कर रहे हैं, कौन सी रिपोर्ट तैयार हो रही है, कैसे होगी। और उसके साथ मैं और बात बता दूं, जो पहले थी वही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चल रहा है, पहले वाला, जिसमें डीसी लाहौर है, ठीक है, डीजी एलडीए है, सीटीओ लाहौर है, और उसके साथ सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट और सेक्रेटरी पीएनडी है। ये पुराना जो बोर्ड है ये पिछले एक साल से वही चल रहा है। और एक साल के अंदर इन्होंने पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी अगर बना दी है, उस पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी बनाने का क्या फ़ायदा हुआ? एक तरफ तो आपके पास बजट नहीं है, दूसरी तरफ आपको मसाइल दरपेश आ रहे हैं आए रोज़ कि जी ये मसला आ गया, ये मसला आ गया, पीछे कोरोना, पहले तो बहाना कोरोना का चलता रहा, उसके बाद ये हुकूमत आई 2 महीने वो लेगी, अब इसके बाद ये साल पूरा हो गया, इस बात को भी कि ये इनको किसी ने अभी तक नहीं छेड़ा, और उसके बाद भी इन्होंने अभी तक कोई ऐसा इकदाम नहीं उठाया। क्यों नहीं उठाया ये मुझे नहीं समझ आ रही कि इसकी क्या वजह क्या है, इसके पीछे क्या मुहरक़ात है कि अवाम सबसे ज्यादा मसाइल तो अवाम को हो रहे हैं। एग्जैक्टली, अवाम जो है वो अवाम के लिए इन्होंने मसाइल जो हल करने के लिए इकदाम इन्होंने उठाने, अंदर प्लान इन्होंने करना है। चेयरमैन कहाँ पे है? पूछ लेते हैं डायरेक्टर साहब कहाँ पर हैं, क्यों नहीं आ सके अभी तक, 1 साल हो गया है। मैं आपको बताता हूँ, इसमें भी ये है कि इसमें जो बोर्ड ऑलरेडी है हमारा, उसको दोबारा रिकॉन्स्टिट्यूट होगा। अच्छा। और बिल्कुल होने को है, वो भी सारी चीज़ें वो अंडर प्रोसेस हैं, उसमें सिर्फ ऐड ऑन होने हैं हमारे। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो कमिश्नर साहिबान हैं 9 पंजाब के, उसके अलावा ये जब आप शो पे आते तभी तो नहीं सोच के आते कि सारी चीजें जो है बैग पे हैं और ये हमें करनी है, हमें जाके बताना है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद ये है कि सेक्रेटरी पीएनडी ऑलरेडी पहले भी थे मेंबर, अब भी हैं, सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट तो है ही हैं। उसके अलावा हमारे पास बिल्कुल ऐसे ही सीटीओ की जगह हम लोग डीआईजी ट्रैफिक पे चले जाएंगे, क्योंकि पूरे पंजाब का इशू है। डीजी एलडीए की जगह जो है वो कमिश्नर सारे जब आ जाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली वो चीज़ भी कवर अप हो जाएगी। तो इससे रिलेटेड मैं इन्हें यही कि हमारा अंडर प्रोसेस है ये वाला। और मसला क्या है, मतलब फंड्स का मसला है, किस चीज की हर्डल आती है कि जो प्रोसेस है इतना स्लो डाउन क्यों हो रहा है? मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली में ये है कि आपको सारी चीज़ें फेडरल के भी हालात इस वक्त पता है, क्योंकि किसी किस्म का वो भी जो है वो ना फंड देने के लिए तैयार हैं किसी जगह पे, किसी भी अपने मनपसंद सूबों के अलावा। दूसरे नंबर पे ये है कि हमारे पास इस वक्त करंटली जो मुल्क जिन सिचुएशन से गुजर के आ रहा है यहाँ पे, एक देखें, अगर हम इको फ्रेंडली बसेस पे भी जाते हैं तो एक बहुत बड़ा बजट रिक्वायर्ड है इस सारे प्रोसेस के लिए। लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी थी तब कहा जाता था कि बड़े स्केल पे जाएगी, पंजाब की सतह पर जाएगी तो ज़्यादा फंड्स मिलेंगी, ज़्यादा हमारे पास टाइम होगा और एक अचीवमेंट होगी ना कि हम पंजाब पे जा रहे हैं, तो हम ज़्यादा अच्छे तरीके से कारकर्दगी दिखा सकेंगे, ज़्यादा काम कर सकेंगे। तो अभी 1 साल में आप क्या कहते हैं, किस तरह की कारकर्दगी रही, कितनी चीज़ें, कितनी हर्डल्स आपको देखनी पड़ी? देखिए, हर्डल्स तो हर काम में, जब आप एक दफ़ा आप एक शहर तक महदूद थे, अब आपको पूरे पंजाब में अपना ऑपरेशन करना है। फर्स्टली तो ये है कि इसमें हमें अपॉइंटमेंट्स जो है वो करनी है, उसकी भी सीएम साहब को जो समरी है वो फॉरवर्ड कर दी गई है, वो अप्रूवल आएगा। उसके बाद हम अपॉइंटमेंट्स जो है, हमारे पास एक्चुअली स्टाफ की बहुत ज़्यादा कमी है, तो जब सारी सीट्स फुलफिल होंगी उसके बाद ये सारी चीज़ें। दूसरा, बोर्ड जब दोबारा रिकॉन्स्टिट्यूट होगा उसमें जो कमिश्नर्स हैं वो ऐड ऑन होंगे, हमारे बहुत सारे प्रोसीजर्स जो हैं इससे भी आसान होंगे। जैसे अभी हमारा सर्वे स्पोज एट बहावलपुर में है, तो अभी हमारी टीमें यहाँ से जाके, जो यहाँ की ऑलरेडी हमारी टीम है, वो वहाँ जाके उनको सारा गाइड भी करती है और मुतलका डीसी और कमिश्नर से वो खुद मिलके उनको एक लूप में लेके आते हैं और उनको इस पे गाइड भी किया जाता है और असिस्ट भी किया जाता है रिगार्डिंग के हमारे क्या प्लान्स हैं आगे, क्योंकि ये सीएम की स्कीम है इस वक्त। तो और उससे पहले जो है कि हम लोग इसको आगे एंडिंग पॉइंट तक आए, हम उससे पहले ये सारी चीज़ें कंप्लीट करना इसलिए भी ज़रूरी होंगी। जैसे बोर्ड का आपको बताया, ये हर चीज़ इस वक्त लूप में, और मैक्स 1 महीने के अंदर हम ये सारी चीज़ों को जो है वो कंप्लीशन में करके और आगे बसेस का अब ऑपरेशन ही। अब तो मैं आपको टाइम भी जो है वो फ्रेम बता रहा हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम नहीं था कंफर्म। तो बाकी अब आपको पता है कि इस वक्त गवर्नमेंट का टाइम का भी नहीं पता, क्योंकि असेंबलियाँ भी तहलील जो है उसका भी बात चल रही है। हाँ, तो अब ये थोड़ा सा है, लेकिन ये है कि हमारा प्रोसीजर इस तरह से है कि कोई भी गवर्नमेंट आके इसको रोक नहीं पाएगी। पैसे इसके लिए जो है वो अलॉट कर दिए चुके हैं, तो इंशाल्लाह ये गवर्नमेंट जो भी है, ये जो है वो इंशाल्लाह प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा चलेगी। इंशाल्लाह। बाकी जो पहले भी इस तरह प्रोसीजर होते थे, एक प्लान किया जाता था, प्रोग्राम लेकर आया जाता था, लेकिन जैसे ही हुकूमत चेंज होती थी तो वहीं पे ठप हो जाता था। तो शबीर हैदर, ये इस चीज़ पे तो नहीं ये चीज़ें होगी कि अगर खुदा ना खास्ता हुकूमत चेंज होती है तो ये भी वहीं पे रह जाए? मुनीबा, बात असल ये है कि स्ट्रक्चर की होती है। कोई भी अदारा है उसका स्ट्रक्चर बनाना चाहिए, उसके लिए जो आपके
ओहदेदारान हैं उनका तयन होना चाहिए। अच्छा। सबसे अहम सीट है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की है, जो ये लाहौर से पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी जो है उसका सीईओ को तकरीबन 1 से 2 माह होने वाले हैं तकरीबन, उसकी सीट खाली है। अच्छा। उसका अभी तक फैसला नहीं किया जा सका। एक्टिंग सीईओ लगाया हुआ वो भी गैर कानूनी लगा हुआ है, उसका भी कानून के अंदर कोई जगह नहीं है कि जहाँ पे चेयरमैन उसकी तैनाती कर सके, पहला नंबर। दूसरा ये है कि फिर आपने सीएफओ लगाया हुआ है, वो भी एक्टिंग में रखा हुआ है। अच्छा। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि सेक्रेटरी होता है कंपनी का, ठीक है, वो भी एक्टिंग रखा हुआ है। ये जब ये तमाम चीज़ें एक्टिंग आपने रखी हुई हैं, उनको क्यों एक्टिंग आपने बैठाया हुआ है? नए क्यों नहीं लोग आप भर्ती ला रहे? अगर सीईओ है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के लिए, अब मेरा जो सोर्स है वो कहता है कि एक ऐसा आदमी है जिसको नवाजने के लिए ये माहौल क्रिएट किया जा रहा है कि नया सीईओ नहीं लाया जा रहा, उसको 11 लाख रुपए पर मंथ लाने की कोशिश की जा रही है। अब ये ज़राए के मुताबिक है, जिसकी वजह से ये ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं कि इसको किसी न किसी ताखीर में ले जाया जाए और उसकी जो जगह है वो बनाई जाए और उसको वापस यानी कि इस सीट पर बैठाया जाए। अब बात यह है कि ये जब महकमा ट्रांसपोर्ट के अंडर है, महकमा ट्रांसपोर्ट को चाहिए कि वो महकमा ट्रांसपोर्ट अपना एम्प्लॉय वहाँ पे लगाए जो परमानेंट वहाँ पे हो। अगर इनको मसाइल ये आते हैं कि जी हम बाहर से बंदा कोई भी डीएमजी ऑफिसर आ जाता है तो वो 2 महीने बाद 3 महीने बाद चेंज हो जाता है, तो वो पता नहीं रहता कैसे काम होगा। तो अगर ऐसा इशू है तो जो महकमा ट्रांसपोर्ट का एम्प्लॉय है जो इसके लिए एलिजिबल हो, वो ऐसा कोटा बनाया जाए कि वहाँ से बंदा लाया जाए, ना कि कोई आउटसोर्स आप लाएं और उसको तनख्वाह भी आप लाखों में दें और कारकर्दगी भी ज़ीरो की ज़ीरो रहे, जैसे कि पिछले आप 12 साल 10 साल से आप देख रहे हैं क्या कारकर्दगी है कि 5 साल से शहरी जो है वो धक्के खा रहे हैं, जो रूट्स बंद किए गए उनको ऑपरेशन नहीं किया जा सका। 5 सालों से 19 रूट्स बंद हैं और अब ये सबसे बड़ा इशू ये है कि सीएफओ की इंपॉर्टेंट सीट है, उसके ऊपर एक्टिंग ऑफिसर लगाया हुआ है, परमानेंट सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी है कंपनी का, उसको एक्टिंग चार्ज दिया हुआ है। लीगल का जो बंदा रखा हुआ है जो कंपनी के लीगल मसाइल उन्होंने देखने हैं, उसके लिए वो बंदा सिर्फ बराए नेम रखा हुआ है, वहाँ पे सेक्रेटरी जाता है, ठीक है, कोर्ट में जाना जवाब देने के लिए जाता है, और लीगल का जो बंदा है उसको पता ही नहीं होता। ये अक्सर इस तरह हो चुका है, तो वहाँ पे कंपनी कहाँ चलेगी? सिफारिशात का जो खेल खेला जा रहा है ये यहाँ पे भी खेला जा रहा है, ये सही कह रहे हैं? इन तमाम मसाइल की वजह से अवाम भुगत रही है। एग्जैक्टली। हाँ, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की कंपनी है, गवर्नमेंट का बैन था रिक्रूटमेंट के ऊपर। अच्छा। उसके लिए मैंने बताया ऑलरेडी कि बिल्कुल हम एक्टिंग चार्ज वाली चीजों के मैं बिल्कुल अगेंस्ट हूँ। किसी के पास कोई एक्टिंग चार्ज नहीं होगा, ना होना चाहिए। अभी तो है ना, लेकिन अब ये चलते आ रहे हैं ना, चलते आ रहे हैं ना। अब इससे हम काम बंद तो नहीं ना कर सकते, मजबूरी है इस वक्त। तो देखें अब स्टाफ की ऑलरेडी इतनी शॉर्टेज है कि उसको फुलफिल करने के लिए ये चीजें कुछ ऐसी हैं जो नहीं खाली छोड़ी जा सकती। अच्छा। इसकी सीएम साहब ने खुद अप्रूवल दी है, सीईओ की भी। इंशाल्लाह वो भी एक आधे दिन में जो है वो तैनाती उस सीट पे हो जाएगी। क्योंकि इस बात को भी मैं माजूर के साथ बात कर रहा हूँ कि इस बात को भी मैं सुन रहा हूँ कि 15 दिन हो गए हैं कि सीएम साहब के पास गई हुई अप्रूवल के लिए सीईओ की। ठीक, ये अहम सीट है, इसके लिए अभी तक अप्रूवल नहीं हो सकी। अभी तक नहीं हुआ, अप्रूवल नहीं हुआ। अभी गई हुई आपको पता है प्रोसेस है, मुझे अप्रूवल कैसे नहीं हो सकती जब सीएम साहब का वो मतलब उन्होंने अलाउ करके भेजा, तो डेफिनेटली होगी वो तो। लेकिन ये है कि वो भी मैक्स आज या कल में इंशाल्लाह उम्मीद है कि जो है वो आ जाएंगे, उनके ऑर्डर्स आ जाएंगे, जो भी नेक्स्ट नाम गया हुआ होगा। उसके बाद ये है कि सेकंड स्टेप हमारा, इसके बाद फौरन हम बोर्ड रिकॉन्स्टिट्यूट करवा रहे हैं, उसके बाद हायरिंग का प्रोसेस स्टार्ट करें। बिल्कुल इनकी बात ठीक है, मैं एग्री करता हूँ कि हमें एक्टिंग चार्ज नहीं देना चाहिए किसी को भी, हमें ला के एक्टिंग चार्ज के साथ साथ वो जो बात कर रहे हैं कि किसी बंदे को सिफारिशी कल्चर पे लाना चाह रहे हैं और उसके लिए एक पूरा ग्राउंड तैयार किया जा रहा है, उसके हवाले से क्या कहेंगे? मुझे नहीं पता, मैं इनसे सुन रहा हूँ। मैंने कहा मुझे बताएं ना वो कौन है बंदा, बताएं ना वो जराए कौन है, कौन बंदा, नाम खुल के बताएं आप। अपना सोर्स नहीं बता सकते। एक तो हम सोर्स नहीं बता सकते, दूसरा ये है कि अगर ये ऐसे हो जाता है तो फिर हम आपको इसी प्रोग्राम में कहेंगे कि ये और वो बंदा पहले इस कंपनी का हिस्सा रह चुका है। ओके, ठीक है, ठीक है, ये हम बता सकते हैं। और हम ये कि नाम हम नहीं दे सकते इसलिए कि सोर्स होता है, और वो बंदा है इस कंपनी का हिस्सा रह चुका, उसको दोबारा यहाँ पे सीईओ लाने की कोशिश की जा रही है। अब ये देखें कि ये बेहतर जानते हैं कि मेरा सोर्स तो कंफर्म है और मैं स्टैंड कर रहा हूँ, और ये तो इसके लिए अगर हिंट भी मिल गया, अब आपने मैं बताना है कौन है वो बंदा, कौन था। पहली बात तो ये है कि 11 लाख रुपया सैलरी जो है इस वक्त जो करंट हालात हैं कंपनी के भी खास तौर पे, हम लोग मैं इतना अफोर्ड करते ही नहीं है, और ना इतने के हक में हूँ मैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट नहीं करते। लेकिन फिर
फिर भी सारे ऑफिसर्स को देखिए, पे मुझे मिल काम- रही है, हमारे टैक्सेस में से आप लोगों को खर्चे जा रहे हैं, हर चीज जा रही ये है। बता रहे हैं कि कंपनी अफोर्ड के हक में नहीं है, मगर कंपनी इस बात के हक में है कि अगर इन्फोर्समेंट विंग है तो उसके पास पेट्रोल नहीं है कि वो अपना ऑपरेशन कर सके, और दीगर जितने भी एक्टिंग ऑफिसर्स बैठे हैं या दीगर स्टाफ बैठा है वो पेट्रोल जो इस्तेमाल कर रहा है और गाड़ियां इस्तेमाल कर रहे हैं उनका कोई हिसाब ही नहीं है। मैं कहता हूं कि मैं साबित भी करना चाहें तो हम कर सकते हैं कि अगर फॉर एग्जाम्पल सीईओ एक्टिंग बैठा है तो वो अपना पेट्रोल ज़्यादा ले रहा है, उसके बाद सीएफओ बैठा है तो वो ले रहा है, और उसके बाद एडमिन ऑफिसर होते हैं तो और वो पेट्रोल उनके पास पेट्रोल नहीं कम हो रहा, उनके पास पेट्रोल कमी नहीं है, इन्फोर्समेंट विंग है तो उसके पास पेट्रोल की कमी है। अच्छा देखें, इन्होंने हमारे बीट को भी यही देखते हैं ट्रांसपोर्ट की, इन्होंने मुझे जो चीज हाईलाइट की, पूछे इनसे, उसके अगेंस्ट एक्शन उसी वक्त हुआ, अभी तक उसी वक्त हुआ। अभी ये पेट्रोल वाली बात कर रहे हैं, मुझे इन्होंने कहा कि जी ऐसे हो रहा है, मेरे पास इसका नॉलेज नहीं है क्योंकि हम एडमिनिस्ट्रेशन को इस तरह से नहीं देख रहे होते हैं, लेकिन मेरे पास बिल्कुल ये राइट है, मैं इसको जाके इनकी ही ऊपर बल्कि ये मैं जाके आज चेक करता हूँ, सारी चीजों को करवाता हूँ, और कोई भी अगर शख्स अपनी जिसे कहते हैं कि महदूद दायरे से 1 लीटर भी एक्स्ट्रा ले रहा होगा वो उससे वापस लिए जाएंगे। ये मैं श्योरिटी यहाँ पे इनको जो है वो करवा के दे रहा हूं। बात यह कि इन्फोर्समेंट विंग है, इनका ऑपरेशन करता है, ऑपरेशन में है जो चलान वगैरह और तमाम फील्ड में होता है स्टाफ, उसके पास नहीं पेट्रोल है। अब इनको चाहिए कि उसके लिए पेट्रोल होना लाजमी है और दीगर मसाइल इंतजामी अमूर हैं, वो जाके अब देखेंगे और सारा जाके कुछ बिल्कुल ऐसे ही जाके देखने। दूसरा अब ये बताइए कि ये ट्रायल मुकम्मल हो जाता है तो उसके बाद कितना प्लान आउट किया गया है, कितनी बसेस आनी है और कब तक ये आ जाएंगे? 513 का जो है वो आया है, उसमें हाँ जी अप्रूवल आया रिसेंटली, ठीक है। उसमें भी थोड़ा सा ये कि वो GPMA चलाएगा या पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी चलाएगा, तो डेफिनेटली पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी चलाएगा। बसेस चलाना पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी का काम है, ट्रांजिट अथॉरिटी का नहीं। तो डेफिनेटली ये हम चलाएंगे क्योंकि 19 रूट लाहौर के बंद हैं जो ऑलरेडी, उन सारी चीज़ों के साथ, बल्कि इन कम वसाइल के अंदर जो सर्वेयर है उसको ये सख्ती से कहा गया है मिनिस्टर साहब की हिदायत के ऊपर कि आप लोगों ने उसको भी कंप्लीट कोशिश करना है कि वो एज ए फीडर रूट के तौर पे भी यूज हो सके, मतलब इस तरह का, क्योंकि मैक्स जो बेनिफिट जो है वो आ सके। अब दूसरी बात एक तो ये आ गई, उसमें यह है कि 500 बसेस एकदम तो आ नहीं सकती, मतलब करंटली के कहेंगे एक ही दफा आ जाएंगी, अब वो ये मरहलावार आएंगी। स्टार्टिंग ये है कि लाहौर से जो है ना स्टार्टिंग करेंगे हम, इंशाल्लाह ऐसे ही दूसरे शहरों में जो है वो स्टार्टिंग मतलब जब आना शुरू हो जाएंगी वो एक प्रोसेस के थ्रू सर्वे जैसे जैसे कंप्लीट जिस शहर का होता जाएगा उसके अंदर वो क्या क्या चीजें बताएगा कि हमें लाहौर के लिए उसका क्या इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होगा, उसके लिए कितनी टिकट होनी चाहिए, यहाँ पे लोगों का क्या व्यू है ये भी उसके अंदर किया जाएगा। उसके अलावा किस रूट पे, जो 19 रूट की बात कर रहे हैं उनमें भी डेफिनेटली कुछ चेंजों की जरूरत है, उसको भी मॉडिफाई करने की जरूरत है, वो भी सारी चीजें होंगी। उसके अलावा कैसे कैसे हाइब्रिड का कौन सा रूट है, 12 मीटर वाली बस कहाँ पे चाहिए, 8 मीटर वाली बस कहाँ पे चाहिए, ईच एंड एवरीथिंग जो है उसमें जी बिल्कुल ऐसे चीज के ऊपर। और शबीर हैदर जफर हमारे साथ मौजूद थे, ऑन सादिक हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया कि आप दोनों यहाँ पर आए, और ऑन हम अच्छे की उम्मीद ही करते हैं कि आप आइंदा भी हमारे जब शो में आए तो कुछ नई खुशखबरी ही लेकर आए। और जनाब ये ट्रांसपोर्ट के हवाले से हम बात कर रहे थे कि जो इलेक्ट्रिक बसेस लाने का फैसला किया गया था उस पर कितना अमल दरामद हो रहा है। तो ट्रांसपोर्ट इदारे की तरफ से जनाब अच्छे की उम्मीद जाहिर की जा रही है, और इंशाल्लाह एक तो बस आ गई है ट्रायल के लिए, उसका ट्रायल पीरियड चल रहा है, तो उसके बाद इंशाल्लाह मरहलावार बाकी बसेस भी लेकर आई जाएंगी। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब सेगमेंट है हमारा तरबियत के हवाले से, जिसमें हम जितने भी मुआशी या जो माशरती मसाइल हमें दरपेश होते हैं उनका हल ढूंढने की कोशिश करते हैं। और हमारे इस सेगमेंट में हमारे साथ तरबियतकार अख्तर अब्बास साहब मौजूद होते हैं। और पिछले हफ्ते भी जनाब हमने एक ऐसे मसले के ऊपर बात करने की कोशिश की जो बहुत ज़्यादा परवान चढ़ता जा रहा है, और जितनी भी नौजवान नस्ल है वो इसकी तरफ ज़्यादा रागिब हमें दिखाई देती है। पुरानी रिवायात जो है वो दम तोड़ती जा रही है, जिसमें से
एक रिवायत हमारी जो फैमिली सिस्टम है, जो हमारा जॉइंट फैमिली सिस्टम है, वो ख़त्म होता जा रहा है। आजकल के नौजवान ज़्यादातर जो न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम को सपोर्ट कर रहे हैं और उसमें रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो पिछले हफ्ते भी हमने जनाब इसके ऊपर बात करने की, इस इशू के ऊपर बात करने की कोशिश की, लेकिन टाइम की किल्लत की वजह से जनाब बहुत सारे ऐसे पहलू थे, ऐसे अवामिल थे जिन पर बात नहीं हो सकी है। तो आज उन अवामिल को भी उजागर करेंगे और न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम और जॉइंट फैमिली सिस्टम के हवाले से बात करेंगे कि इनके क्या क्या फ़वाइद हो सकते हैं और क्या क्या नुकसानात भी हमें उठाने पड़ सकते हैं। तो अख्तर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल चाल है? अस्सलाम, आप खैरियत से हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। अख्तर साहब, बहुत सी ऐसी चीज़ें थी, बहुत से ऐसे अभी भी अवामिल थे जिन पर हम बात नहीं कर पाए, तो आज भी हम इसी बात पर कंटिन्यू करेंगे कि न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम और जॉइंट फैमिली सिस्टम, एक तो इसका रुझान बहुत ज़्यादा कम होता जा रहा है, डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा आ गए। न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम की अगर बात कर ली जाए तो उसमें शुरू से ही कहा जाता है कि शादी से पहले ही हमने अलग घर पे ही जाना है, और जैसे ही शादी होती है तो वो अलग घर में ही शिफ्ट होते हैं, ना कि कुछ दिन अपने ससुराल वालों के साथ रहना। तो ये जो एक सिस्टम बनता जा रहा है, ये रिवाज बनता जा रहा है, इसको किस तरह देखते हैं आप? अच्छा, मैं इसको पैराडाइम शिफ्ट कहता हूँ। अच्छा, जिंदगी में हमेशा एक पैराडाइम होता है जिसके मुताबिक हम चलते हैं। ठीक है। हर पैराडाइम में इज्जत होती है, हिफाजत होती है और सेफ्टी सिक्योरिटी फ्यूचर की होती है। बिल्कुल बिल्कुल, उसके मुताबिक ही चलते हैं। अच्छा, जब कोई सिस्टम ये सर्व करने में नाकाम होता है तो हमेशा रद्द-ए-अमल होता है। हाँ जी। अब जो बच्ची पढ़ लिखने के बाद और एमए किया, मास्टर्स किया, पीएचडी की, अब जब ब्याह के वो पुराने सिस्टम में जाती है जिसे जॉइंट फैमिली कहते हैं, तो वहाँ उसकी हैसियत एक काम करने वाली से ज़्यादा कुछ नहीं होती। लाइक उसकी इंडिपेंडेंस ख़त्म हो जाती है, स्पेस ख़त्म हो जाती है, जिस मोहब्बत की चाहत में वो जाती वो भी वहाँ नहीं मिलता। ये जो रद्दमल है ये कब है? जब आपकी बेइज्जती और इज्जत के बीच में आपको बहुत ज़्यादा गैप नज़र आता है। ओके। अच्छा, मैं चूँकि पिछले 20-25 वर्षों से इन मामलों को डील करता हूँ, हाँ, तो मैंने देखा कि अगर तो आप उस आने वाली बच्ची को आने से पहले एक अलग पोर्शन उसी घर में बना दें, जॉइंट फैमिली रहे लेकिन उसकी फैमिली अलग हो जाए। ठीक है, उसका बाथरूम अलग होना चाहिए, उसका किचन अलग होना चाहिए, यानी वो गरीब हर वक्त आपकी रडार में नहीं रहे। ये पहली बात। रडार ये कि आप उसको चेक करते रहते हैं ना, आपका ऊपर उसका नजरें रहे। हाँ। अच्छा, दूसरा जो बहुत जरूरी है सोचना, एक ये है कि बीवी को अपने माँ बाप के साथ रखना। दूसरा बिल्कुल इससे उलट है, यानी लड़का कमा रहा है मुल्क में या मुल्क से बाहर, बहुत अच्छा कमा रहा है, तो अब उसका हक है कि वो माँ बाप को अपनी बीवी के साथ रखे। ठीक है। अब आप सोचें कि दोनों में क्या फर्क है। हाँ। जमीन आसमान का फर्क है। अच्छा। जब माँ बाप बीवी के साथ आके रहते हैं तो यहाँ ड्राइविंग सीट पे बेटा और बीवी है। ओके। वो इनके मेहमानों के तौर पे हैं, यानी ये उनकी मोहब्बत करेंगे, इज्जत करेंगे तो जन्नत कमाएंगे। हाँ हाँ। वहाँ बिल्कुल बरक्स होता है, वहाँ हाकमियत माँ की है, बाप की है, उनके बच्चों की है। यानी पाकिस्तान में जो सबसे बड़े मसाइल पैदा हुए हैं पिछले 10-12 वर्षों में, कि जितने लोग बाहर गए कमाने के लिए, उन्होंने जितना कमा के भेजा, जायदाद बनी तो अब्बा जी के नाम पे, और उसका हिस्सा सब भाइयों ने लिया। एग्जैक्टली। अच्छा, घर में 3-4 बहुएं हैं, तो अगर छोटी बहू ने घर में बच्चे को जन्म दिया, अब उसकी बीवी जितना मर्जी केस बेचारे का हो मुश्किल, उसको हॉस्पिटल नहीं लेके जाएंगे, क्योंकि कंपटीशन है, उसने घर में दिया। अच्छा, वो बच्चा भी मरेगा और बीवी भी मरेगी। इतने इस मामले में केसेस होते हैं। हमने तो ये किया था, इसको खाने को ये क्यों दे दें, हमारे साथ तो ये हुआ था। अच्छा, इवन के जब ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं तो इस तरह के केसेस भी होते हैं अख्तर साहब के हस्बैंड ने अगर गिफ्ट भी देना है ना अपनी बीवी को, तो वो भी चोरी छुपे देना पड़ता है, उसे छुपा के कोई चीज उसके साथ लेके जानी पड़ती है। अच्छा, मैंने थोड़ी तहकीक की कि ये क्या मसला क्या है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 9 जो जिंदा बेगमात थी, वो किसी जॉइंट फैमिली में नहीं थी, अलग अलग रहती थी। इवन एक दूसरे के यहाँ जाने या खाना भेजवाने की उसकी मर्जी के बिना इजाजत नहीं थी। अच्छा। यानी अगर अल्लाह के रसूल किसी एक के पास जाते तो जो उसने पकाया होता वो खाते, दूसरों को इल्म नहीं होता था। ओके। अब सोचे ये इतनी शानदार बात है, जेलसी इसमें नहीं होती। एग्जैक्टली। अच्छा, एक आध दफा हुआ तो बाकियों ने मिलके तय किया कि इनको फलान चीज से रोका जाए,
जो कि फलां के पास जाके शहद खाते हैं, याद है आपको ना ये? तो फिर आपने उनके कहने पे शहद से मना हुआ तो अल्लाह ने नाराजगी का इजहार किया। सही। अच्छा, ये जो हमारे यहाँ फैमिली सिस्टम है ये बेसिकली राजपूताना फैमिली सिस्टम है। राजपूतों का है ये। सही। वहां था कुव्वत का इजहार, ताकत का इजहार, और राजपूत अपने फैमिली में बहुत जुड़े हुए होते हैं। फैमिली होना अलग चीज है, फैमिली का बड़ा होना, और जॉइंट फैमिली होना अलग चीज है। ठीक है। अभी 2 साल पहले चीन में उनका एक सूबा है, वहाँ एक रेन फैमिली है। अच्छा। उन्होंने सारे अपने लोगों को जमा किया, 500 लोग जमा हुए। तो 500 का ग्रुप फोटो बनाया उन्होंने। क्या बात है। हाँ। और उस पर लोगों ने बहुत कमेंट्स किए। उन्होंने कहा जी हम सब ने अपने शजरे को रिन्यू किया है। पहले हमारे यहाँ भी शजरे होते थे फैमिली के, हाँ। अब नहीं होते। फिर उन्होंने कहा जी हमने अपने शजरे में 2000 लोग और भी ढूंढे हैं। लोग ताइवान से, शंघाई से, बीजिंग से उस गांव में आए। छोटा सा गांव है वो। सही। अच्छा, ये कुव्वत इजहार है एक शान का, जुड़े होने का। या अगर आपने वहां से रिवायत लेनी है, वो 500 आपस में एक दूसरे को जानते नहीं होंगे। दे वर लिविंग इंडिपेंडेंटली, अपनी जिंदगी जी रहे थे, लेकिन लेगेसी खानदान की ले रहे थे। हम चाहते हैं कि नारवा तौर पे खानदान को जबरन इकट्ठा रखा जाए, और उसमें एक और कबाहत होती है। जो बड़ा बेटा है वो कमा रहा है, उस घर में 2-3 सकर्स होते हैं जो कमाते नहीं, जो कुछ नहीं करते। उनकी बीवियां, उनके बच्चे, उनकी पढ़ाइयाँ, एग्जैक्टली उनके स्कूल, वो बड़ा बच्चा। अच्छा, उस घर, वहां घर बन रहा है, हर भाई का बनेगा, हर बहन का बनेगा, उसका गरीब का नहीं बनेगा। और केपीके के लोग जो हैं उनके साथ तो ये होता है कि भाई आके उनके घरों पे या जमीन अलग ली है, इवन इस्लामाबाद भी ली है, तो आके कब्जा कर लेते हैं। वो सोचते हैं कि ये हमारा हक है। बहुत से लोग ये पूछते हैं कि हमें जो पेंशन मिलती है या बाद में ग्रेजुएटी मिलती है, इकट्ठे फंड्स मिलते हैं, बोनस मिलता है ना, तो क्या इसमें हमारे भाइयों का भी हक है? अच्छा। क्योंकि उनको ट्रेनिंग ये दी जाती है कि तुम्हारी हर चीज में भाइयों का हक है। नहीं है ऐसा। जब आप इंडिपेंडेंट हो रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, तो अगर आप कमा रहे हो तो अब आपकी फैमिली का हक पहला है, और आपका भाई है वो बड़ा हो रहा है तो उसको भी उतना ही कमाना चाहिए, अपनी जिंदगी लेके चलनी चाहिए, खुद उठानी चाहिए। एग्जैक्टली। अच्छा, खानदान जॉइंट अगर होगा तो अब ये जुल्म उसके साथ जुड़ गया, ज्यादती जुड़ गई। इसी वजह से लोग उससे बिन कहे और कहकर अलग हो जाते हैं। बहुत से माँ बाप शर्त लगाते हैं कि हमारी बेटी जॉइंट फैमिली में नहीं जाएगी। एग्जैक्टली, बिल्कुल उसको ऐसे। अलग से घर लेके हाँ दे। जी। अच्छा, अलग से घर लेने में कई सारे मसाइल हैं। आपको बिल है, पानी है, मोटर है, हर काम उस बच्ची को खुद करना पड़ता है, करना पड़ेगा। लेकिन शी वुड बी हैप्पी कि इंडिपेंडेंस है। अच्छा, कब यहाँ पड़ा हुआ, तुम्हें तमीज नहीं है, तुम्हें शर्म नहीं आती, तेरी माँ ने नहीं सिखाया, ये कब यहाँ क्यों पड़ा हुआ है? यानी जब आप हर लम्हे ये जुमले सुनते हैं तो आप अंदर से, आपकी सेल्फ एस्टीम 0 पे चली जाती है। बहुत सारी बच्चियां जॉइंट फैमिली में जाकर नीम पागल हो जाती हैं। इन लोगों को ब्रेन हेमरेज होते हैं। सारी उम्र ना माँ ने बेइज्जती की, ना बाप ने की, ना भाइयों ने की, वहां जाके आप हर एक से बेइज्जती करवा रहे हैं। अच्छा, हर एक से बगैर किसी वजह के माफी मंगवाई जाती है, और जिनके मियाँ बाहर हैं उन बेचारियों की जिंदगी तो बहुत ही मिजरेबल होती है। कोई हाल नहीं। तो अगर तो जॉइंट फैमिली उनके लिए इज्जत का बायस हो, तहफ़्फ़ुज़ का बायस हो, लेकिन उस बच्ची ने उस खानदान को आगे लेके चलना है, तो उसको तो ज्यादा इज्जत देनी चाहिए। लेकिन क्या अक्सर सब न्यूक्लियर फैमिली के भी तो कुछ अपने नुकसानात होंगे उसमें। जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि फिर जिम्मेदारियां सिर्फ आप अकेले के ऊपर पड़ जाती हैं। जैसे अगर वर्किंग वुमेन है तो फिर वो बच्चे की अच्छी तरह से परवरिश नहीं कर पाती है, और जब वो फैमिली पूरी रेडी होती है जॉइंट फैमिली में तो दादा दादी की परवरिश भी बड़ी मैटर करती है। उनके साथ घुलता मिलता है बच्चा, सारी चीज़ें सीखता है, और अकेले में वो चीज़ें नहीं सीख पाता है। अच्छा, ये आइडियल जुमले हैं। अमलन ये है कि जॉइंट फैमिली में अगर 12 बच्चे हैं तो आपका बच्चा उल्टा लटक जाए, पढ़ नहीं सकता। जब 12 ने शोर मचाना है, 12 ने खेलना है, सही। तो आपका कोई चेहता नहीं है, और उसको वो प्रोटोकॉल भी नहीं मिलेगा। ये तो एक रियलिटी है जो हमारे यहाँ होती है। मैंने अपने कई कोलीग्स देखे हैं, कोलीग और कोलीगियाँ लाहौर में, दोनों न्यूक्लियर फैमिली में दोनों जॉब करते हैं। हाँ। तो 3-3 बच्चे उनके बड़े हुए, पढ़े, डे केयर में जाते रहे, अभी माशाल्लाह ग्रोन अप हो गए, हमारे प्रेस क्लब के मेंबर हैं वो। अच्छा। तो हमने तो उनके बच्चों को अपनी आंखों, तो देयर वाज नो दादा दादी, नो नाना नानी। अभी सोसाइटी जो है ये जरूरत के मुताबिक चीज़ों को, जैसे वो ज़रूरत ईजाद की अम्मा होती है ना,
तो सोसाइटी भी उसको स्कूल पहले बिल्कुल छोटे बच्चों के नहीं थे, अब हो गए। एग्जैक्टली डे केयर सेंटर नहीं थे, अब हो गए। बाज़ इदारे तो अपने अंदर डे केयर सेंटर बनाते हैं। अच्छा, जो गांव वाला था वो शहर में नहीं चल सकता। ये बहुत बुनियादी फर्क है। वहाँ का कल्चर, वहाँ का टेम्परामेंट जॉब करने वाली बच्ची के साथ जा नहीं सकता। उसको इंडिपेंडेंस चाहिए, उसको अपने कपड़े रोज चाहिए, वो तनकीद नहीं सुन सकती। वो खाना रात को बनाए, फर्ज करें 2 बजे बनाती है, सही बना के वो फ्रिज में रख दे, तो अब उसकी सहूलत है। वो शाम को बनाने की पाबंद नहीं है कि जब आए 5 बजे थकी हारी, उस वक्त उसका घंटा लेटने को दिल करता है। तो जॉइंट फैमिली में तो आप ये दखला नहीं कर सकते। वो तो कहेंगे कि तुम्हारी अपनी मर्जी है, तुम पहला काम खाना बनाओ, पहला काम सफाई करो, पहला काम डस्टिंग करो, तुम्हारा जी चाहे या ना चाहे। तो जब आप जबर करते हैं तो जबर का रद्देमल होता है। ये जो खानदान टूटे हैं, ये रद्देमल में टूटे हैं, खुशी से नहीं टूटे। लेकिन वो तो सिर्फ उस लड़की के ऊपर इल्जाम तराशी करना शुरू कर देते हैं कि ये आई है तो हमारे खानदान टूटे हैं, इसने हमारा बेटा अलग कर लिया, हमसे छीन लिया, इस तरह की चीजें होना शुरू हो जाती है। अच्छा, आपको मैं एक मजे की लाउड थिंकिंग लिए बात करते हैं। जब भी हम कहीं जॉब करें तो हमारी जॉब के लिए वो अदारा नहीं बना हुआ होता, लेकिन हमें तंग करने के लिए भी नहीं बना हुआ होता। वो हमें सिखाते हैं, इज्जत देते हैं, पे देते हैं, मोहब्बत देते हैं, खाने का एहतमाम होगा, इवन रिक्रिएशन का एहतमाम होगा। क्यों? ताकि हम वो करें जिसके लिए हमको वहाँ हायर किया गया। तो ऑब्जेक्टिव क्या होगा? आपने कंपेयरिंग करनी है, इन्होंने फोटोग्राफी करनी है, अपना काम करेंगे। सहूलत इसलिए दी जाती है। तो खानदान में जब आप लेके जाते हैं तो आप यही भूल जाते हैं कि हम बच्ची लेके क्यों आए हैं। क्या उसे नौकरानी बनाना है, या क्या उस पर सिर्फ रोप डालने के लिए लाना है? वो आई है खानदान को आगे बढ़ाने के लिए, ये उसका मेन पर्पस है। अख्तर साहब, बहुत से लोग तो इसलिए शादियां करते हैं कि जिस तरह आपने बात की कि घर के कामकाज हो देंगे, बाकी सास ससुर की भी जिम्मेदारी हो जाएगी, तो वो ज़्यादातर जिम्मेदारियां निभाते बहुत सी लड़कियां ऐसी हैं कि अपने शौहर को भूल जाती हैं, उनकी जिम्मेदारियां अच्छे तरीके से नहीं निभा पाती हैं, तब भी बहुत सारे क्लैशेस आना शुरू हो जाते हैं। तो ये भी एक नुकसान होता है जॉइंट फैमिली सिस्टम का। अभी देखें, अदारों में अगर आपको क्रिएटिव काम चाहिए हो तो अब क्रिएटिव लोग लेते हैं। जब आपको बिल्कुल बुनियादी तरह काम है तो कम पढ़ा लिखा भी आप ले लेते हैं। तो जिन लोगों को घर के काम के लिए औरतें चाहिए होती हैं, उनको मॉडर्न पढ़ी लिखी लड़कियां नहीं चाहिए। गाँव की बच्चियां लेनी चाहिए। अपने खानदान में से बहुत सी बच्चियां होती हैं जो अनपढ़ होती हैं, उनको ले लेना चाहिए। तो उनकी जिंदगी स्मूथ चल सकती है। गाँव में चलती है ना। हाँ जी। अब मुसीबत ये है कि टास्क कोई और है, आप उस जगह मिसफिट एक बंदी को लेके आते हो जो उसके लिए बनी नहीं है। उसने 16 साल पढ़ा है तो उसने तो जिंदगी में कभी रोटी पकाई नहीं है। अब उसे आते ही आप अगले दिन इस बात पे डांटना शुरू कर दो कि तेरी माँ ने तुम्हें सिखाया नहीं है, तो उसकी माँ ने तो उसे इस काम के लिए तैयार नहीं किया। उसे तो ये मतलब बहुत सी फैमिलीज ऐसी हैं जिनको मैं जानता हूँ कि उन्होंने हफ्ता हफ्ता घर में खाना नहीं पकता, दोनों काम करते हैं, आते हैं शाम को नहाए धोए बैठे गपशप की खाना खाने चले गए। अच्छा, जो मेरे कुछ दोस्त और क्लाइंट्स बैरून मुल्क हैं, वो हफ्ते के हफ्ते खाना बनाते हैं, 2-2 3 दिन बनाते, बना के रख लेते हैं। तो सिर्फ खाना बनाना जिंदगी का इशू नहीं है। जिंदगी का इशू हार्मनी है, जिंदगी का इशू इंटीमेसी है, मोहब्बत है। जिंदगी का इशू आप दोनों की दिल का सुकून है। आपकी इबादत करें तो आपको मजा आए, इकट्ठे रहें तो मजा आए, कहीं जाएं तो मजा आए। आप सोचिए, जॉइंट फैमिली में मियाँ शाम को जब आता है तो वो गरीब का बच्चा तो अपनी बीवी को मुस्कुरा के नहीं देख सकता। गले लगाना तो बहुत दूर की बात है। वो अपने बच्चों के पास जा नहीं सकता। पहले हाजिरी देगा, वहाँ बैठ के उनकी तसल्ली कराएगा 1-2 घंटे, तब तक बीवी और बच्चे कलपते रहेंगे कि अब्बा जी आ नहीं रहे। अच्छा, जब आएगा तो तब तक उसकी जो फीडिंग हुई होती है, जो उसको स्पून फीडिंग और उसकी कानों में, तो वो गुस्से में आता है। नॉर्मली हर जॉइंट फैमिली में हर बेटे के साथ ये होता है कि अपने कमरे में जाने से पहले माँ ने या उसकी बहन ने इतना सारा इल्जामात का थद्दा होता है, तो उन गरीबों की तो दोनों की जिंदगी बर्बाद हो जाती है। अच्छा, अगर दोनों के किचन अलग हों तो भी मसला बेहतर हो सकता है। सही, ठीक है। शाम को मिल बैठे गपशप करें, लेकिन आपकी किचन की कंपल्शन ना हो। जो लड़की आई है, एक 2 भाइयों की शादी हुई, 3 भाइयों की शादी हुई, लोगों को इकट्ठे बाथरूम उसका प्रॉब्लम होता है, लोगों को किचन का प्रॉब्लम होता है। ये नहीं, इवन आप सोचिए, बात घरों में अंडा बॉयल करने की इजाजत नहीं होती, सास इजाजत देगी। अच्छा, आप सोचें कि फ्रिज को ताला कर देंगे तो वो बच्ची के साथ क्या गुजरेगी। नहीं, वो अपने घर में इस तरह की
पर ये नॉर्मली जो कम पढ़ी लिखी सासें हैं वो बहुत ज़्यादा करती हैं, थोड़ा नहीं करती। यानी हमारे कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ इस तरह का इश्यू नहीं है। लाहौर जैसे शहर में भी, अंदरूनी शहर से लेके जो मुतवसत है, यहाँ भी सख्ती का सेम आलम होता है। लेकिन ये जो एक्स्ट्रा लगेज डाल दी जाता है, जो मैं बोझ की बात करी थी, लड़की के ऊपर एक्स्ट्रा बोझ डाल दिया जाता है कि बाकी जिम्मेदारियां तुमने निभानी है, बेशक आपका शोहर जो वो निगलेक्ट हो रहा है, इग्नोर हो रहा है, उस चीज को किस तरह आप एड्रेस करेंगे? मतलब ये क्या जिम्मेदारियां हैं ये उसकी? अच्छा, जब आप घर में हैं वहाँ काम तो आप ही ने करना होता है, लेकिन एमिकेबली अगर कर लिया जाए, 2-3 लोग हैं, नाश्ता को एक कर ले, लंच को दूसरा बना ले, डिनर को तीसरा कर ले, ये भी हो सकता है। बाद घरों में बांट लिया जाए काम, फिर तुम रोटी बनाओगे, ये खाना बनाएगी। बाद सासें हैं वो हांडी को हाथ नहीं लगाने देती, बिल्कुल ऐसे वो खुद ही पकाती हाँ हैं। जी, वो मैंने इवन वर्ताना भी उन्होंने होता है, जो को थोड़ा थोड़ा देना होता है। ओके, अच्छा, ऐसे सफाई का मामला है, जो ही सबसे खराबी मुझे लगती है कि जो ही बहू आती है तो घर में काम करने वाली माई को बिलअमूम हटा दिया जाता है। उस जालमों वो 2-4 हज़ार रुपये उसको दो, वो बेचारी आई है, उसे मजे करने दो। लेकिन अब चाहते हैं कि वो सफाई, अच्छा फिर सफाई पे एतराज होगा कि सफाई नहीं करनी होती, वो हाथ लगा लगा के दिखाती हैं, देख मिट्टी पे ही है, वो तो मिट्टी। अब उससे क्या होगा कि सारा दिन सफाई के बाद भी वो जिस तौर पे डिस्टर्ब होती है, वो काम में हिस्सा भी लेती है, Exactly, लेकिन वो मेंटली डिस्टर्ब होती है। आप सोचिए कि हमारे जो साइकोलॉजिस्ट हैं उनके पास इतने ज़्यादा केसेस बढ़ते हैं, ख़ास तौर पे ये शादी के फ़ौरन बाद, चंद महीनों के बाद, क्योंकि इसके लिए बच्चियां तैयार ही नहीं होती, और ना उनको मेंटली कभी किसी ने कहा होता है कि ये दिक्कत होनी है, पर दिक्कत तो है। और जो लेके जाते हैं, देखिए अदारों में हमने सीखा वक्त के साथ ना कि नए आने वाले को ओरिएंटेशन देते हैं। बिल्कुल, लाइक मैं आमतौर पे सासों से कहता होता हूँ कि खुदा की बंदी, जब लड़की लेके आते हो उसे बताओ हम मीठा कम खाते हैं, हाँ। उसे बताओ हम मिर्च तेज खाते हैं। अच्छा, जब वो पकाती तुम कहते हो तुम्हें पकाना नहीं आता, तुम तो फीका पकाती हो, तुम्हें नमक डालने नहीं आता, तो बताया कब था? मेहमानों के आने पर उसे बताओ कि हमारे खानदान में रिवाज है 2 खाने बनाने का, सही। हमारे खानदान में दरवाजे पे उठ के मिलते हैं, कैसे रुखसत करते हैं, सूट देते हैं कि नहीं देते, ये चीजें लेगेसी है, हाँ। वो आपने बतानी नहीं, अपने अंदर रखी हुई है। अच्छा, जब आपने तनकीद करनी है तो उस पे करनी है कि तुमने ये नहीं किया, तो जो किया होता है वो भी जीरो हो जाता है। यही चीजें फिर लोग अपने घरों को बताते हैं, फिर उसमें दूसरा घर भी इन्वॉल्व होता है, तो खानदान से खानदान फिर टकराते हैं, तो नतीजा ये होता है पहले दिल टूटते हैं, फिर घर टूटते हैं, फिर रिश्ते टूटते हैं, उसके बाद तो रिश्ते टूट जाते तो हैं। क्या इस ये जो फैमिली सिस्टम है, जॉइंट फैमिली सिस्टम, इसको बेहतर बनाया जा सकता है वक्त के साथ साथ, या अभी भी वही क्लैशेस आएंगे क्योंकि माइंडसेट जो है वो एक जैसे नहीं है? पहले तो इत्तेफाक किया जाता था एक दूसरे के साथ, एक दूसरे की बात को बर्दाश्त भी किया जाता था, अभी ये चीजें नहीं इतनी ज्यादा हो रही, तो क्या इसको ठीक किया जा सकता है या नहीं, या न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम ही ठीक है? अच्छा, मैंने देखा है कि जिंदगी सबसे बड़ा उस्ताद है। अच्छा, हम एक तालीमी इदारे में गए, एडजस्ट नहीं हुए, छोड़ देते हैं। हाँ। जॉब करते हैं, एडजस्ट नहीं हुए, प्रॉपर हमको नहीं मिला रिस्पॉन्स, छोड़ देते हैं। खानदानों में एक वक्त था कि मर के ही निकलते थे, अब ऐसा नहीं है। अब बेइज्जती के साथ नहीं जिया जा सकता, अब डिसग्रेस होके नहीं जीत सकते। बिल्कुल ऐसे ही, हाँ। इसी वजह से सारा कुछ करें भी और फिर भी बेइज्जत हो तो फायदा, यानी बेइज्जत होना और डिसग्रेस होना, ये दोनों काम नहीं हो सकते, चाहे लड़के के साथ हो चाहे लड़की के साथ हो। ये जो जितना ज्यादा रद्दमल हो रहा है, किसके खिलाफ हो रहा है? अपने ही प्यारों के खिलाफ, अपने ही माँ बाप के बारे में। तो इसका मतलब है उस इंस्टीट्यूशन के जो हेड्स हैं उनको अपना रवैया रिव्यू करना चाहिए, ये पहली बात है। सही। दूसरा, इस बात पे इसरार करना बंद करना चाहिए, ये कोई शरई जरूरत नहीं है, ना कोई इस्लाम का ये हुक्म है जॉइंट फैमिली सिस्टम। फैमिली की इज्जत होनी चाहिए, फैमिली पहचान के लिए है, जुल्म के लिए नहीं है। जब भी कोई निज़ाम, कोई दफ्तर या कोई रिश्ता जुल्म का हथियार बनेगा तो रद्दमल तो होगा ना। सगे बच्चे घर छोड़ जाते हैं, क्यों? जब आप उनको ठीक से ट्रीट नहीं करते। तो ये जो बच्चियां आई हैं, आप सोचिए कि जिंदगी भर उन्होंने इस घर में, इस खानदान को लेके चलना, आपने तो चले जाना, शी वुड बी द, जिसने इस खानदान को आगे लेके चलना है, आपकी पूरी नस्ल को। उसको जितनी इज्जत दोगे, जितनी इंपॉर्टेंस दोगे, यकीन माने लड़कियां आज की बहुत सियानी है, वो अपने पुराने रिश्तों को तब ख्याल करती हैं जब उनकी भी इज्जत हुई होती है, पर मुकाबले में बेइज्जती के माहौल में, और जहां आपका हक मारा जाए, लाइक जिन घरों में आपके मियाँ की इज्जत नहीं है, वहां दुल्हन की इज्जत भी नहीं हो सकती। तो अगर
मियाँ साहब की उस जॉइंट फैमिली में बेइज्जती होती है रोज की बुनियाद पे माँ और बाप के हाथों, तो उसकी बीवी और बच्चे जितने भी होंगे वो भी कमतर होंगे। जहाँ जॉइंट फैमिली में जॉइंट फैमिली बिजनेस है, अच्छा, वहाँ सबसे ज्यादा ज्यादती होती है कि क्लैरिटी नहीं होती। एक को इतना मिल गया, एक को इतना सा मिला। अच्छा, बाप मरा तो पूरा बड़े ने संभाल लिया। और वो जुल्म ये होता है कि जायदाद की तकसीम नहीं करते जो शरीयत के मुताबिक है। अगर वो हो तो लोग जल्दी अपना अलग घर बना लें, इंडिपेंडेंट हो जाएं, सुख में रहें। तो नतीजा होता है हसद भी होता है, दुख भी होता है। फिर एक वो वक्त आता है कि एक दूसरे की शक्लें देखने को दिल नहीं बिल्कुल करता। ऐसे ही है, एग्जैक्टली। शादी ब्याह पे रूठे हुए एक मुंह इधर होता है, एक मुंह इधर होता है, एग्जैक्टली, इधर उधर हाँ जी। बैठे सलाम तक नहीं करते। इस सलाम तरह तक के नहीं केसेस करते, भी बिल्कुल, मैंने बिल्कुल। देखते हैं। अख्तर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद थे, तरबियतकार हैं, और आज हमने न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम और जॉइंट फैमिली सिस्टम के हवाले से बात की है। अख्तर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए। और जनाब, उम्मीद करती हूँ कि आज का शो आपको पसंद आया होगा। मुझे इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।